साहब, साहब, एक सिगरेट देना मेरे को। उसने बेचैन होते हुए मुझसे कहा था। आधी रात गुजर गई थी और मैं अपना सर पकड़े लकड़ी की बेंच पर बैठा था। काफी देर से उसे देख रहा था, जो उम्र में महज 22 साल की थी। उसकी बात ने मुझे हैरान किया था। अपने हाथ में पकड़ा सिगरेट मैंने जमीन पर गिराकर जूते से बुझाया। मैंने कहा, लड़की हो के सिगरेट पीती हो? कहने लगी, अपन पीता है साहब, मुझे इस वक्त नशा चाहिए। सिगरेट दे दे या नशे का टीका लगा दे, मेरे को नशा चाहिए। मेरा बदन टूट रहा है। वो कभी अपने बाजू दबा रही थी, कभी कंधे। उसे देखकर कुछ परेशान सा हुआ था। फिर कहने लगी, साहब, दारू है तेरे पास? शराब, बियर? मैंने गुस्से से कहा, शट अप, जाओ यहाँ से। रात के 2 बज रहे थे। मैं बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। पता नहीं और कितनी लेट थी। पिछले 4 घंटे से मैं उस छोटे से स्टेशन पर बैठा अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था, जो काफी लेट हो चुकी थी। हालांकि नवंबर का महीना शुरू हो चुका था। हवा में खनकी सी थी। रात की हवा काफी ठंडी थी और वो लड़की चुस्त कपड़े पहने बिना दुपट्टे के, मेकअप किए अभी अभी स्टेशन के अंदर दाखिल हुई थी। वहां मौजूद कुछ लोफर किस्म के लड़के उसे देखकर कहने लगे, अरे ओ चमेली, 1 घंटे का कितना लेगी? ये कहते हुए वो हंस रहे थे। आंखों में बुरी नजर की चमक थी। वो कहने लगी, कुत्ते कमीने, साले कंगाल, चमेली को बाप का माल समझ रखा है। साला खाली जेब लिए चमेली को धोखा देता है। उस वक्त मैं अकेला ही मुसाफिर था। उसकी बातें सुनकर मुझे अंदाजा हो चुका था कि वो एक कॉल गर्ल है और रात के इस पहर क्यों इधर उधर मंडला रही है। ये भी जान चुका था कि अच्छी खासी खूबसूरत लड़की है वो। उन लड़कों को गालियां देने के बाद मेरे बेंच पर बैठ गई। वो अभी भी गुस्से में थी। उसी नौजवान को देखकर कहने लगी, साला फोकट का माल समझ रखा है मेरे को। चमेली एक रात का 10,000 लेती है, 10,000। साला घंटे की बात करता है। फिर उसने अपने पर्स को खोला और उसमें से एक निचुड़ा हुआ सिगरेट निकाला, जो शायद आधा जल चुका था। ये देखकर उस लड़की के चेहरे पर परेशानी छा गई। उसने उस सिगरेट को ठीक किया, फिर मुंह में रखकर मुझे देखने लगी। कहने लगी, ए साहब, माचिस है तेरे पास? मैंने अपना रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया। ए हीरो, तुझसे बात कर रही है अपन, माचिस या लाइटर है तेरे पास? मैंने इनकार में सर हिलाया। कहने लगी, साला अपन की किस्मत ही खराब है। उसने गुस्से से वो सिगरेट जमीन पर फेंक कर अपनी हील से कुचल दिया। मैंने अपनी जेब से सिगरेट निकाल कर अपने लबों पर लगाया और लाइटर से जलाकर पीने लगा। वो कहने लगी, अरे वाह साहब, तेरे पास लाइटर था तो अपन को दिया क्यों नहीं? मैंने उसे जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। कुछ देर वो मुझे सिगरेट पीते देखती रही, फिर मांगने लगी। मैंने उसे जवाब तक देना गवारा नहीं किया। जब वो मेरे करीब आकर बैठ गई, कहने लगी, साहब, तुम मुझे फोकट लगता है। देख, ट्रेन अभी नहीं आई। अभी भी ट्रेन को आने में 3 घंटे बाकी हैं। अगर तू कहे तो अपन तेरा ये वक्त अच्छा गुजार देगी। यहाँ करीब में छोटा सा होटल भी है। उसके मालिक से मेरा चलता है। कमरा साफ सुथरा होता है। गर्म पानी भी बाथरूम में होता है। कमरे में गुलाब की खुशबू भी छिड़की होती है। एकदम मस्त माहौल होता है, झकास किस्म का। क्या ख्याल है साहब? उस लड़की ने बड़ी राजदारी से मुझसे कहा और मेरा खून खौल उठा। मैंने कहा, उठो और दफा हो यहाँ से। पता नहीं मैं कैसे कंट्रोल के साथ उसकी सारी बकवास सुन रहा था। वो कहने लगी, मुझे नशा करना है, बदन टूट रहा है। वो बार बार अपने हाथ से अपने बाजुओं को मसल रही थी, जैसे वो किसी बड़ी चुनौती से गुजर रही हो। कहने लगी, साहब, वैसे तो अपन 10,000 से कम नहीं लेती, लेकिन चल, तुझे डिस्काउंट देती है। मैंने कहा, तुम उठकर जाती हो या? मैंने गुस्से से फनकार के कहा था, अपना मुंह बंद रखो, वरना लिहाज नहीं करूंगा तुम्हारा। मुझे गुस्से में देख के कहने लगी, अच्छा ऐसा कर, 500 उधार दे दे, वापस लौटा दूंगी। मैंने कहा, ताकि तुम नशा करो? मेरी बात सुनकर कहने लगी, हाँ, मैं नशा करूंगी तो तुझे दुआएं भी दूंगी। मैंने कहा, मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। कहने लगी, अगर मैं ये कहती कि मैं भूखी हूँ, कल से कुछ खाया नहीं है, तब तू पैसे देता? हालांकि पैसे लेकर मैं नशा ही करती। सच बोल रही हूँ तो पैसे नहीं दे रहा। मैंने फिर से घड़ी की तरफ देखा। दूर से मुझे हॉर्न की आवाज आई। मैंने दिल ही दिल में शुक्रिया किया और फिर फटाफट से अपना बैग उठा लिया। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई, मैं फौरन से ट्रेन में चढ़ गया। वो कहने लगी, साहब, उधार ही दे दो, अगली बार आओगे तो लौटा दूंगी। मुझे यहाँ आना ही नहीं था। मैं अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। वो लड़की मेरी खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई।
कहने लगी, साहब दे दो ना 500, अगली बार आओगे तो सच में लौटा दूंगी। मैंने जान छुड़ाने के लिए जेब में से 500 का नोट निकाला और उसे पकड़ा दिया। कहने लगी, साहब अगली बार आओगे तो लौटा दूंगी। बड़ी खुश थी। मैंने सोचा मेरा यहाँ दोबारा आना वैसे भी मुमकिन नहीं। मैं ना तो उस छोटे से गांव से कोई ताल्लुक रखता था और ना ही दोबारा वहां जाने का कोई इरादा था। वो तो मुझे दिल्ली की ट्रेन नहीं मिली थी, इसीलिए इस गांव में उतरकर मुझे दूसरी ट्रेन पकड़नी पड़ी। मैं काफ़ी थक चुका था, इसलिए अपनी बर्थ पर लेट गया। मेरे कैबिन में एक ही शख्स और था जो सोया हुआ था। मैंने भी अपनी आंखें बंद कर लीं। सुबह 10 बजे ये ट्रेन दिल्ली पहुंची। आंखें बंद करते ही मुझे आराधना का चेहरा नजर आने लगा। प्लीज़ आराधना, मुस्कुरा तो दो ताकि ये 3 दिन मेरे अच्छे गुजर जाएं। मैंने उसके गले में बाहें डालते हुए कहा, तुम बिल्कुल नहीं बदले। मैंने कहा, 7 सालों में तुम और ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो। मैंने उसे अपने सीने के साथ लगाते हुए कहा। वो कहने लगी, विजय कभी मुझसे ऊब तो नहीं जाओगे? उस वक्त उसका दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने कहा, तुम्हें क्या लगता है? कहने लगी, डर लगता है। मैंने उसे और भी ज़्यादा अपने सीने से भींच लिया। मैंने कहा, क्यों एतवार नहीं करती हो मुझ पर? मैं रोज़ रोज़ तुम्हें यकीन नहीं दिला सकता। प्लीज़। उसकी सिसकियाँ मेरे कानों से टकरा रही थी। मैं उससे पीछे हट गया। वो कहने लगी, तुम नहीं जानते तुम्हारे घरवाले क्या सोच रहे हैं। मैंने कहा, मैं सब जानता हूँ। वो कहने लगी, अम्मा जी पक्का इरादा कर चुकी हैं। मैंने कहा, मैं समझा दूंगा, तुम परेशान मत हो। एक झूठी तसल्ली मैं उसे देकर आया था। हालांकि मैं जानता था कि अम्मा जी के हुक्म के सामने कोई भी आवाज़ ऊंची करने की हिम्मत नहीं रखता है। धीरे धीरे मेरी आंखों में नींद उतरने लगी। मैं गहरी नींद में चला गया था। सुबह 8 बजे नींद खुली। बाकी का वक्त खिड़की से बाहर झांकते हुए बीत गया। जैसे ही मैं दिल्ली पहुंचा और अपने घर के अंदर दाखिल हुआ, माँ सामने तख्त पर बैठी थी। मैंने सबसे पहले जाकर उनके पैर छुए। वो बोली, खुश रह बेटा। मैंने कहा, माँ मैं थोड़ा फ्रेश हो जाऊं, सफ़र की वजह से बहुत थक गया हूँ। थोड़ा आराम करके फिर बैठते हैं बातें करने। वो बोली, हाँ जा। और सुन, शाम को मेरे कमरे में ज़रूर आ जाना, तुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा था क्योंकि मैं जानता था माँ क्या बात करने वाली है। मैंने कहा, हाँ माँ, ज़रूर आऊँगा। जब मैं अपने कमरे में गया तो आराधना बैठी रो रही थी। जैसे ही मैं अंदर गया और उसे रोते देखा, मैं फ़ौरन उसके पास पहुँचा। मुझे देखकर उसने आंखें पोंछी और बोली, आप कब आए? मैंने कहा, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? वो बोली, कुछ नहीं, जैसे आपको कुछ नहीं पता। मैंने कहा, क्या माँ ने कुछ कहा है? वो बोली, मैं थक चुकी हूँ, अब बर्दाश्त नहीं होता। हर वक्त आपकी माँ के ताने सुन सुन के दिल घुटने लगा है। मैं अपनी माँ के स्वभाव को अच्छी तरह से जानता था। मैं उसके पास बैठ गया और कहा, क्या मेरी मोहब्बत तेरे लिए काफ़ी नहीं है? तू जानती है माँ कैसी है, फिर क्यों खुद को इतना दुख देती है? वो बोली, देख रहे हैं ना ये? उसने सामने रखी डिप्रेशन की दवाइयों की तरफ इशारा किया। आपकी माँ की बातों की वजह से अब मैं दिमागी तौर पर बीमार हो चुकी हूँ। हर चीज़ की एक हद होती है विजय। आज आपके किसी रिश्तेदार के घर गोद भराई की रस्म थी, लेकिन आपकी माँ ने मुझे साफ मना कर दिया। बोली, तू नहीं जाएगी। अगर तेरा साया भी उस औरत पर पड़ गया तो उसका बच्चा गिर जाएगा। ये सुनकर मेरे तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बोली, पता नहीं भगवान ने मुझे माँ क्यों नहीं बनाया। वो हिचकियाँ लेकर रोने लगी। मैंने उसे अपने पास खींच लिया। मैंने कहा, छोड़ ना माँ की बातों को। तो वो बोली, आपके लिए ये कहना आसान है, पर ताने तो मुझे झेलने पड़ते हैं ना। आप ही बताइए, क्या आप दूसरी शादी कर लेंगे? मैंने कहा, कभी नहीं करूँगा। वो बोली, क्यों? मैं मना थोड़ी कर रही हूँ, आप कर लीजिए। मैंने कहा, जिस तरह से तू कह रही है उससे साफ लग रहा है कि तू एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अभी तो माँ की बातें बर्दाश्त नहीं होती, कल को अगर कोई और मेरे ऊपर हक जताएगी तो क्या तू बर्दाश्त कर पाएगी? वो और ज़ोर से रोने लगी। फिर बोली, काश मुझे मौत आ जाए ताकि आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाए और मेरी भी। मैंने कहा, कैसी बातें कर रही है तू? मैं बहुत थका हूँ आराधना, मुझे तेरा मुस्कुराता चेहरा देखना था। कुछ दिन सुकून से तेरे साथ बिताने का सोचा था, लेकिन तू तो रो रही है। वो बोली, आज आपकी माँ ने साफ कह दिया है कि इन 2 दिनों में विजय की शादी का रिश्ता पक्का करके ही छोड़ूंगी। मैंने कहा, उन्हें कहने दो, शादी तो मैं करूँगा, तभी ना कुछ होगा। वो बोली, आप अपनी माँ के सामने कुछ बोल नहीं सकते। मैंने कहा, प्लीज़ अभी मुझे सोने दे। इतना कहकर मैंने अलमारी से कपड़े निकाले और नहाने चला गया।
नहाकर आया तो लेट गया, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद आराधना प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन एक दिन सीढ़ियों से गिर गई। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि अब वो कभी माँ नहीं बन पाएगी। बस वही दिन था जब से माँ ने उसका जीना हराम कर दिया। कहाँ कहाँ इलाज नहीं करवाया, मंदिर, बाबा, वैद्य, डॉक्टर, तांत्रिक, सब जगह ले गई, लेकिन जब सब तरफ से उम्मीद टूट गई, तब उन्हें मेरी दूसरी शादी का ख्याल आया। उन्हें लगता था कि क्योंकि मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, तो उन्हें एक वारिस चाहिए। मैंने माँ को बहुत समझाया, माँ, मैं किसी अनाथालय से बच्चा ले आता हूँ या किसी रिश्तेदार से जिनके पास बच्चे ज़्यादा हैं। मैंने कहा, मुझे किसी और का खून भी हो, मैं उससे प्यार से पाल लूँगा। लेकिन वो बोली, हाय राम, किसी और की औलाद को मैं तेरी झोली में कैसे डाल दूँ? तू तो एकदम ठीक है, बच्चे हो सकते हैं तुझे, मैं क्यों तुझे किसी और का बच्चा पकड़ा दूँ? मुझे अपना खून चाहिए। लोग तो औलाद के लिए ही शादी करते हैं, तू क्यों दूसरी शादी नहीं करेगा? मैं माँ के दोनों हाथ पकड़कर बोला, माँ, एक बार आराधना के बारे में भी तो सोचो, उसके दिल पर क्या बीतेगी? वो बोली, क्या बीतेगी? हड्डी मांस से भरी है, खा पी रही है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा, मुझे सब पता है माँ, उसे कितना फर्क पड़ता है। वो बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे पोता चाहिए बस। मैंने न जाने कितनी बार मना किया, लेकिन माँ अपनी जिद पर अड़ी रही। पिछले 2 साल से उन्होंने आराधना के साथ साथ मेरा भी जीना मुश्किल कर रखा था, और मैं जानता था आज भी वो मुझसे वही बात करेंगी। धीरे धीरे फिर से मेरी आंखें नींद से भरने लगीं, क्योंकि मैं सफ़र की वजह से थका हुआ था। शाम को जब मैं माँ के कमरे में गया, तो उन्होंने वही पुरानी बात दोहराई, मैं तेरा रिश्ता पक्का कर चुकी हूँ जमुना की बेटी से। मैंने कहा, माँ, आपने मुझसे पूछे बिना कैसे रिश्ता तय कर दिया? वो बोली, अगर इस बार तूने मना किया तो मेरा मुंह देखना बंद कर देना, मैं मर जाऊंगी। मैंने कहा, माँ, मेरी बात तो सुनिए। लेकिन वो रोने लगी। बोली, तुझे शायद बस मेरे मरने का ही इंतजार है। मेरी कितनी ख्वाहिश थी कि मेरी गोद में मेरे पोते पोतियां खेलें, लेकिन नहीं, उस मनहूस आराधना ने तुझ पर ऐसा वश कर लिया है कि तू उसी के नाम की माला जपता रहता है। अब सुन ले, 15 दिन बाद शुक्रवार को तेरा ब्याह रखा है। अगर तूने मना किया तो समझ ले तू अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखेगा। तेरे जन्म का दूध भी मैं माफ नहीं करूंगी, जहर खा लूंगी मैं। माँ की बात कुछ ऐसी थी कि मैं कुछ कह ही नहीं पाया। मैं उठकर अपने कमरे में चला आया। जब कमरे में आया तो आराधना रोती जा रही थी। शायद वह हमारी बातें सुन चुकी थी। मैं बहुत थक गया था, कभी अपनी माँ को समझाते समझाते, कभी अपनी बीबी को। मैंने भी ध्यान नहीं दिया और उसे अनदेखा करके लेट गया। लेकिन रात को उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि अगर और तनाव मिला तो इनका नर्वस ब्रेक डाउन हो सकता है। मैं बहुत परेशान था कि अब क्या करूं, क्या ना करूं। मुझे पता था कि माँ को ये सब नाटक ही लगेगा, लेकिन आराधना की हालत सच में ठीक नहीं थी। मैं उसे घर लेकर आया तो माँ कहने लगी, अब क्या हो गया है तेरी बीवी को? शुरू हो गए इसके नए नखरे। वो मुझसे गुस्से में बोल रही थी। फिर बोली, अगर मर भी गई ना तो चिंता मत कर, मैं तेरा दूसरा ब्याह करवा दूंगी। मैंने कहा, माँ, आराधना प्रेग्नेंट है। ये सुनकर जितनी मेरी माँ हैरान थी, उतनी ही आराधना भी। वो बोली, ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर तो बोल रही थी कि कोई चांस ही नहीं है। मैंने कहा, डॉक्टर भगवान थोड़ी ना है। मैं तो पहले भी कहता था, जब ऊपर वाला चाहेगा तब सब होगा। माँ ये सब सुनकर बिल्कुल बदल गई। उसने मेरा माथा चूमा, आराधना को गले से लगा लिया। वह हैरानी से मुझे देखे जा रही थी। फिर बोली, देखो, अब से किसी काम को हाथ मत लगाना, तुम सिर्फ आराम करोगी। आराधना जब कमरे में आई तो बोली, विजय, ये आपने क्या झूठ बोल दिया? ऐसा क्यों कहा? मैंने कहा, तो और क्या करता? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। तुम्हें देखूं या माँ को? 15 दिन में वो मेरी शादी कहीं और करवा देती, और तुम इस दुख में टूट जाती। वो बोली, अब क्या होगा? मैंने कहा, मैं सोचता हूँ, कोई रास्ता निकालता हूँ। सुबह सुबह माँ ने दरवाजा खटखटाया। हल्दी और बादाम वाला दूध खुद बनाकर लाई थी। बोली, देसी घी भी डाला है, चल बेटा धीरे धीरे पी ले। मैं नहीं चाहती मेरा पोता कमजोर हो। 15-20 दिन गुजर गए। मैं बहुत उलझन में था कि अब क्या किया जाए। अगर माँ को पता चल गया कि मैंने झूठ बोला है तो मेरी खैर नहीं। वो तो अगले ही दिन पंडित बुलाकर मेरी शादी करवा देंगी। मैं ना दूसरी शादी करना चाहता था और ना ही माँ को और दुख देना। मैं सोच में डूबा हुआ था कि ऐसा क्या करूं जिससे हमें बच्चा भी मिल जाए और आराधना को सौतन भी न सहनी पड़े। तभी अचानक कानों में आवाज आई, साहब जी, ओ साहब जी।
मुझे याद आई वो खूबसूरत सी लड़की, वही स्टेशन वाली, करीब 22 साल की, नाम था चमेली। वो जिस्म बेचने का काम करती थी। मैंने मन ही मन खुद को टोका, नहीं नहीं, ये सही नहीं है। लेकिन फिर अंदर से एक आवाज़ आई, तेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तू बीवी पर सौतन लाना नहीं चाहता, माँ को नाराज करना नहीं चाहता, और ये लड़की पैसे लेकर काम करती है। पैसे लेकर तुझे बच्चा दे देगी, फिर तेरी जिंदगी में चैन आ जाएगा। बीबी को औलाद मिल जाएगी, माँ को बारिश, बच्चा तेरा ही होगा। और अगर किसी और से शादी की तो पूरी जिंदगी सौतन का झमेला रहेगा। और आराधना, वो तो वैसे ही मर मर के जी रही है। मैंने पहले आराधना से बात की, उसे सब साफ साफ बता दिया। वो चौंक कर बोली, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप उस तरह की औरत के पास जाएंगे? मैंने कहा, तो बताओ फिर और क्या करूं? अगर किसी इज्जतदार लड़की से मैं शादी करता हूं तो फिर तुम्हें सौतन झेलनी पड़ेगी, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे हिस्से में कोई और दुख आए। देखो, वो पैसे लेगी लेकिन हमें बच्चा दे देगी और फिर हमेशा के लिए चली जाएगी। वो बोली, और अगर तुम्हारी माँ को शक हो गया तो? मैंने कहा, मैं उसे घर ही नहीं लाऊंगा। मैं माँ से कहूँगा कि मुझे यहाँ के डॉक्टरों पर भरोसा नहीं है। मैं तुम्हें मुंबई ले जाना चाहता हूँ। तुम जानती हो, मेरा काम ऐसा है कि मुझे अलग अलग शहरों में जाना पड़ता है। मैं तुम्हें वहीं रखूंगा, चमेली को भी वहीं किसी कोने में रखूंगा। बस 9 महीने उसे बर्दाश्त करना होगा, और मैं माँ को समझा दूंगा कि मुंबई के डॉक्टर अच्छे हैं। वो तो वैसे भी गांव से बाहर नहीं जाती। बच्चा जब होगा तब तक मैं उसे विदा कर दूंगा। बच्चा तुम्हारे पास रहेगा। थोड़ी देर सोचकर आराधना मान गई। मैंने कहा, मैं जाकर उससे बात करता हूँ। मुंबई वाला घर तो खाली ही है। मैं उस लड़की को वहां ले जाऊंगा, फिर तुम्हें भी वहीं लाऊंगा। वो बोली, ठीक है। कुछ दिनों बाद मैं निकल गया, उसी गांव पहुंचा जहां मैंने उसे देखा था। लंबा सफर तय करके जैसे तैसे वहां पहुंचा। बहुत देर तक उसे ढूंढता रहा, लेकिन वो नहीं मिली। फिर वो नौजवान दिखा जो उस दिन उससे छेड़छाड़ कर रहा था, और चमेली उसे गालियां दे रही थी। मैंने उससे पूछा, वो चमेली कहाँ है? वो बोला, कौन चमेली? फिर उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, तू क्यों पूछ रहा है? मैंने कहा, मुझे उससे मिलना है, अगर पता हो तो बता दो। वो बोला, चल आजा फिर। वो मुझे स्टेशन से बाहर ले गया। पास के होटल में जाकर मैनेजर से कहने लगा, ये चमेली का ग्राहक है। ये सुनते ही मैनेजर बोला, साहब अभी रुको, आज रात वो नहीं मिल सकती, कल आना। मैंने कहा, इसी होटल में कमरा मिल सकता है? वो बोला, हाँ हाँ मिल सकता है। फिर मैंने उसी होटल में एक कमरा ले लिया। बड़ा अजीबो गरीब सा होटल था। छोटे छोटे कमरे थे और बिस्तर पर बिछे चादरों से बदबू आ रही थी। बड़ी मुश्किल से मैं उस कमरे में बैठा। फिर मैंने कहा, यहाँ की चादर बदलवा दो और सफाई भी करवा दो। मैनेजर बोला, सफाई तो है, चादर तो अभी बदली है, स्प्रे भी किया है ताकि कमरे की बदबू खत्म हो सके। अजीबो गरीब लोग रहते हैं यहाँ। मैंने कहा, जब चमेली फुर्सत हो जाए तो उसे मेरे कमरे में भेज देना। मैनेजर बोला, ऐसा भी क्या है चमेली में सर? मेरे पास और भी लोग हैं, अगर रात बितानी है तो भेज दूंगा, लेकिन पैसे की डीलिंग मैं करूंगा। मैंने कहा, मुझे सिर्फ चमेली से बात करनी है, मुझे सिर्फ वही चाहिए। वो बोला, अच्छा ठीक है। बड़ी मुश्किल से वो रात मैंने उस कमरे में काटी। सुबह मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो लड़की हैरान हैरान सी मुझे देख रही थी। कहने लगी, साहब तुमने अपन को बुलाया था? मैंने कहा, हाँ मैंने बुलाया था। वो अंदर आ गई। कहने लगी, हाँ अच्छा तुम्हारा 500 देना था। ये कहकर उसने दुपट्टे के कोने से गट्ठा खोला और 500 का नोट मुझे दिया। कहने लगी, अपन को पता था तू आएगा, पैसे कोई नहीं छोड़ता साहब, अपन भी नहीं छोड़ता। ये ले, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तू उस दिन 500 ना देता तो मेरा नशा टूट जाता। अभी भी वो आधे नशे में लग रही थी। मैंने कहा, मुझे तुमसे कुछ और बात करनी है। वो बोली, देख, दिन के वक्त मैं किसी के साथ नहीं होती, ये दिन वाला खेल मैं नहीं खेलती। बस रात को अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो मैं आ सकती हूँ। रात को अगर तू इस होटल के मैनेजर से डील करेगा ना तो वो मुझे पैसे कम देगा। बड़ा खबीज इंसान है। तू मुझसे डील करेगा तो मैं तो तुझसे डिस्काउंट कर दूंगी। मैंने कहा, मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है। वो बोली, क्या बात करनी है? अभी मुझे कोई बात नहीं करनी, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं बस अपने घर जाऊंगी और सो जाऊंगी, रात को आ जाऊंगी तुम्हारे पास। मैंने कहा, ठीक है, मैं इंतज़ार कर लूँगा। वो बोली, देख, अगर तू मैनेजर से डील करेगा ना तो वो तुझसे 15,000 लेगा और मुझे सिर्फ 5,000 देगा। हाँ, अगर तू मुझसे डील करेगा तो अपन तुझको 7-8 हज़ार देगा।
वो मेरे साथ भाव-ताव कर रही थी। मैंने कहा, मैं तुम्हें पूरे 15,000 दूँगा, लेकिन रात को जल्दी आ जाना। ये सुनते ही उसकी आंखें फटी रह गईं। कहने लगी, सच्ची? तू मेरे को 15,000 देगा? मैंने कहा, हाँ, इससे ज़्यादा भी दे सकता हूँ। वो बोली, ठीक है, मैं शाम को 7 बजे आ जाऊँगी। फिर वो वहीं से बाहर निकल गई। अभी 3-4 कदम ही आगे बढ़ी थी कि पलटकर मेरे पास आई और कहने लगी, साहब, ये ना हो कि मैं सोने चली जाऊँ और तुम किसी और लड़की के साथ डील कर लो। मैंने कहा, नहीं, मुझे सिर्फ तुम ही चाहिए। ये सुनकर वो मुस्कुरा दी। कहने लगी, चलो ठीक है। फिर वो चली गई। मैं आज तक कभी ऐसी जगह पर नहीं आया था और ना ही आज तक कभी आराधना के अलावा किसी को छुआ था। उस अजीब से कमरे में मैं और नहीं रह सकता था, इसलिए मैंने उस होटल को छोड़ दिया। मैनेजर से कहा, जब चमेली आए तो मुझे बता देना। वो बोला, ठीक है, बता दूंगा। मैंने कमरे का बिल दिया और उसी गांव में एक ठीक-ठाक और अच्छा होटल देखकर उसमें कमरा बुक करवा लिया। शाम को 7 बजे मैनेजर का फ़ोन मेरे मोबाइल पर आने लगा। वो कहने लगा, चमेली आ गई है। कुछ ही देर में मैं उसे लेने के लिए वहाँ चला गया। वो कहने लगी, साहब, तुमने इस होटल का कमरा क्यों छोड़ दिया? ये तो काफ़ी साफ है, पानी भी आता है। मैंने कहा, मैं तुम्हें जहाँ लेकर जा रहा हूँ, वो इससे ज़्यादा अच्छा है। फिर मैं उसे अपने साथ उस होटल में ले गया जहाँ मैंने कमरा बुक करवाया था। इतना अच्छा कमरा देखकर वो बड़ी खुश हुई। कहने लगी, ये तो महल है, कमरे में एसी तक लगा हुआ है। वो एक एक चीज़ को देख रही थी। फिर फ्रिज खोलकर उसने एक बियर का कैन निकाला और मेरे सामने खोलकर कहने लगी, साहब जी, तुम तो बड़े अमीर हो, और आलती पालती मारकर सोफे पर बैठ गई। उस वक्त वो एक चुस्त कपड़े में थी और कई जगह से उसका कपड़ा कुछ हट गया था। जब भी मैं उसकी तरफ बेबाकी से देखने लगता तो मेरा ज़मीर अंदर से मुझे झंझोड़ देता। तो फिर मेरी नज़र खुद ब खुद झुक जाती। शरीफ इंसान के लिए शायद इससे मुश्किल काम और कोई नहीं हो सकता, जिस मुकाम पर मैं खड़ा हो गया था। बहरहाल उसने कैन खाली किया और कचरे की टोकरी में फेंक दिया। कहने लगी, चलो, आ जाओ जल्दी से। ये कहकर वो बेड पर जाकर बैठ गई। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। मैं सोफे से उठा और उसके सामने जाकर बैठ गया। मैं सोच रहा था कि उससे बात कैसे शुरू करूं। तभी उसने दुपट्टा उतारा और साइड में रख दिया। कहने लगी, बत्ती जलाओगे या बंद करोगे? मैंने कहा, मैं तुमसे पहले बात करना चाहता हूँ। वो बोली, साहब, अपनी जुबान से मत फिरना। तुमने 15,000 कहा था। मैं इसीलिए घर से नहा धोकर खुशबू लगाकर नया जोड़ा पहन कर आई हूँ। अब मैं पैसे कम नहीं करूँगी। मैंने कहा, मैं पैसे कम नहीं करवा रहा, तुमसे और डील करना चाहता हूँ। वो मुस्कुराकर बोली, अच्छा। मुझे देखकर नीयत खराब हो गई और हंस पड़ी। मुस्कुराते हुए भी बड़ी प्यारी लगती थी। चेहरे पर एक डिम्पल पड़ता था। पता नहीं बेचारी इस काम में कैसे पड़ गई। उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे कुछ होने लगता था। हमारे पास खाने पीने का भी ढंग से नहीं होता था। पेट भरना ही मुश्किल होता था। मैं भी कोई अच्छा इंसान नहीं था। मैं भी अपने मतलब के लिए ही उसके पास आया था। मैंने कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ 1 साल रहना चाहूँ तो? कहने लगी, 1 साल? ये तो बहुत ज़्यादा है सेठ। 1 साल में तू मुझसे बोर नहीं हो जाएगा? मैंने कहा, असल में मुझे बच्चा चाहिए। मेरी बात सुनकर हैरानी से वो मुझे देखने लगी। कहने लगी, बच्चा चाहिए? देख, मैं बच्चे पैदा नहीं करती, और अगर तुझे बच्चा चाहिए तो किसी शरीफ औरत से जाकर शादी कर, फिर बच्चा कर ले। मैंने कहा, मेरी बीवी है। कहने लगी, बीवी है तो फिर उससे बच्चा करना, मुझसे क्यों कर रहा है? मैंने कहा, उसे बच्चा नहीं हो सकता और मैं तुझे जितना चाहे पैसा दूंगा। मेरी बात सुनकर वो सोच में पड़ गई। कहने लगी, कितने पैसे देगा? मैंने कहा, जितने तुम कहोगी। कहने लगी, 5 लाख दोगे? मैंने कहा, इससे ज़्यादा दूंगा। उसकी आंखें चमक उठीं। कहने लगी, इससे भी ज़्यादा पैसे दोगे? मैंने कहा, हाँ, 10-15 लाख, जितने जितने तुम्हें चाहिए। कहने लगी, ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें 1 नहीं 10 बच्चे पैदा कर दूंगी। मैंने कहा, अगर तुम्हारा कोई घर है, कोई परिवार है, तो जाकर उनसे कह दो, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाना चाहता हूँ। कहने लगी, अब उनका कोई नहीं है, लावारिस हूँ मैं। मैंने कहा, ठीक है, फिर हम सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। कहने लगी, मैं अपने कपड़े लेकर आ जाऊँ? मैंने कहा, नहीं, मैं तुम्हें नए कपड़े खरीद कर दूंगा। ये सुनकर मुस्कुराकर कहने लगी, ओ सेठ, इतनी अच्छी लगी मैं तुझे और तू मुझे नए कपड़े लेकर देगा? मैंने कहा, कल हम निकल जाएंगे। अभी तुम चाहे तो जा सकती हो, या चाहो तो यहीं रह सकती हो। वो कहने लगी, अच्छा चल, ठीक है। ये कहकर वो बेड पर लेट गई। मैं जैसे ही बेड से उठा तो कहने लगी,
कहाँ जा रहे हो? रात नहीं गुजारोगे? मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं, तुम सो जाओ। ये कहकर मैं सोफे पर जाकर लेट गया। फिर कुछ ही देर में सो भी गया। सुबह सुबह मैं उसे अपने साथ स्टेशन ले गया। वहां से मुंबई की 2 टिकट ली और उसे मुंबई लेकर आ गया। मेरा घर देखकर कहने लगी, ये तो बड़ा सुंदर घर है, मैं यहाँ रहूंगी। मैंने कहा, तुम यहाँ रहोगी। अब मैं सोच रहा था कि आगे क्या करूं। मैंने फोन करके सारी बात आराधना को बताई। वो कहने लगी, आपने सही किया, अब आप मुझे लेने आ सकते हो। मैंने कहा, बहुत जल्द आऊंगा। फिर फोन काटने लगा तो वो कहने लगी, विजय। मैंने कहा, हाँ बोलो। कहने लगी, उससे शादी तो नहीं करोगे ना? मैंने कहा, नहीं, पागल हो गई हो क्या? मैं सोच रहा था कि कुछ रातें उसके साथ बिता लूं, ये कड़वा घूंट पी ही लूं, ताकि जो झूठ मैंने अपनी माँ के सामने बोला था वो सच हो जाए। मैंने उसे अच्छे से कपड़े दिलवाए, शॉपिंग करवाई, पार्लर लेकर गया, उसके बाल ठीक करवाए, कुछ ग्रूमिंग करवाई। उसके बाद वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, बहुत खुश भी थी। उसे खुद पर यकीन नहीं आ रहा था। कभी अपने कपड़े देखती, कभी संवारे हुए बाल देखती, फिर बेड पर आकर मेरे पास बैठ गई। मैं सोने लगा था तो कहने लगी, सेठ, तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे पहली बार किसी लड़की के पास बैठे हो। क्या सच में शादीशुदा हो भी कि नहीं? मैंने कहा, तुम चुप नहीं रह सकती। मैंने आंखें बंद कर ली, खुद को मानसिक तौर पर तैयार करने लगा कि मुझे इस लड़की के साथ वक्त बिताना है। जैसे ही आंखें खोली तो वो मुझे ही देख रही थी। मैंने कहा, तुम थोड़ा शर्मा नहीं सकती क्या? तुम नजरें नहीं झुका सकती? कहने लगी, वो क्यों? देखो, ये शर्माना बरमाना मुझे नहीं आता। मैं आंखें बंद करता तो मेरे सामने आराधना का चेहरा आ जाता था। बस, जितना मैं ये काम आसान समझ रहा था उतना आसान नहीं था। ये काम मुझसे हो ही नहीं पाया। वो मेरी शक्ल देखती रह गई। फिर कहने लगी, सेठ, मसला क्या है तेरे साथ? हालांकि मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त मैं अपनी शर्ट पहनकर उसके बटन बंद कर रहा था। मैंने कहा, मुझसे ये सब नहीं हो रहा। कहने लगी, देख, पैसे वापस नहीं करूंगी। मैं उसे 2-3 लाख एडवांस में दे चुका था। मैंने कहा, तुम चुप नहीं हो सकती? तुम्हारे लिए सब कुछ पैसा ही है क्या? कहने लगी, हाँ, सबके लिए सब कुछ पैसा ही होता है। देख, पैसे के बिना भी कोई जिंदगी है क्या? 2 वक्त की रोटी भी कोई नहीं पूछता। मैंने कहा, अभी मेरा दिमाग मत खराब करो। ये कहकर मैंने तकिया उठाया और सोफे पर रख दिया। पता नहीं क्या दिक्कत थी, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था। हालांकि वो खूबसूरत थी, अच्छे कपड़े पहने थी, उसे देखकर दिल भी धड़क रहा था, जज्बात भी उभर रहे थे। लेकिन जब मैं उसके करीब जाता तो मेरा ज़मीर टोका करता कि नाजायज बच्चा पैदा करोगे। फिर आराधना की बातें याद आने लगती कि शादी मत करना। दूसरी तरफ मेरा ज़मीर मुझे इस सब की इजाज़त नहीं दे रहा था कि मैं उसके साथ बिना किसी सही रिश्ते के कोई नाता जोड़ूं। एक नज़र उसे देखा तो सोई हुई बहुत प्यारी लग रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं क्या ना करूं। बहरहाल पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने थोड़ी शराब पी, ताकि जो होश में नहीं हो सकता वो नशे में हो। फिर मैंने अपना तकिया लिया और बेड पर जाकर लेट गया। और फिर पहली बार मैंने नशा किया था, इसलिए मुझ पर अजीब सी सुस्ती छाने लगी। पता ही नहीं चला कब मैं सो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तब वो लड़की बेखबर सोई हुई थी। मेरा सर बहुत भारी हो रहा था। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या ना करूं। आज की रात भी ऐसे ही कट गई। मैं नाश्ता बना रहा था कि वो लड़की किचन में आ गई। वो बड़ी बेचैन सी लग रही थी। कहने लगी, साहब, क्या बना रहे हो? वो झुककर देखते हुए पूछने लगी। तो मैंने कहा, फ्राई एग खाओगी? तो कहने लगी, अपन का मसला नहीं है, जो तू देगा अपन खा लेगी, बस चाय कड़क बनाना। मैंने कहा, देखो, यहाँ ये बाजारी भाषा नहीं चलेगी। मेरी बात सुनकर कहने लगी, देख सेठ, अपन तेरी बीवी नहीं है, इसीलिए अपन पर रोब मत जमा। चमेली ने आज तक किसी की नहीं मानी, यहाँ तक कि अपने बाप की भी नहीं। उसकी बात मैंने बड़े संयम से सुनी। मैंने उससे कहा कि ठीक है। मैंने नाश्ता बनाया, लॉन्च में टेबल पर रख दिया। वो बड़े आराम से कुर्सी पर बैठकर नाश्ता करने लगी। मैंने नाश्ता किया, फिर बर्तन धोए और सोफे पर बैठ गया। अब मैं सोचने लगा कि अब क्या करूं, कैसे करूं। मैंने सिगरेट जेब से निकाली और लाइटर से जलाकर पीते हुए यही सोचता रहा कि कुछ ही देर बाद चमेली मेरे पास आई। अपनी सिगरेट मेरी सिगरेट से बड़ी बेधड़क जलाकर मेरे बराबर में धड़ल्ले से बैठ गई। मैं थोड़ा खिसक के पीछे हो गया। वो सिगरेट पीते हुए धुएं के गोले उड़ाने लगी। एक लड़की का यूं सिगरेट पीना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा, कौन सी सिगरेट पीती हो? कहने लगी, वो नहीं जो तू पीता है। मेरा लेवल थोड़ा हाई है सेठ, जानता है, ये सिगरेट नहीं जिंदगी है, मजा है, सुकून है।
ये कहकर उसने फिर सिगरेट होठों पर लगाई और एक लंबा कश लिया। आंखें बंद करके धीरे धीरे धुआं छोड़ती रही। आहिस्ता आहिस्ता उस पर नींद और खुमारी छाने लगी। बेशक वो लड़की बहुत हसीन थी, जिसे देखकर बड़े बड़े लोग भी बहक जाएं, लेकिन मेरे अंदर का जोश ठंडा पड़ रहा था। पता नहीं मुझे कुछ हो क्यों नहीं रहा था। शायद मैं जरूरत से ज्यादा शरीफ था, या मेरी रगों में शरीफ माँ बाप का खून दौड़ता था, इसलिए गुनाह नहीं कर सकता था। मैंने कहा कि चमेली, मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी कर लूँ। मेरी बात सुनते ही उसने आंखें खोल दी। कहने लगी, क्या क्या कहा तूने सेठ? मैंने कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कहने लगी, देख सेठ, अपनी बात से मत मुकर। जो बात हुई है उसी पर रह तो अच्छा है। अभी अपन शादी किसी से नहीं करेगा। मुझे पता है, मुझे देखकर तेरी नीयत खराब हो रही है। मैंने कहा, देखो, मैं कल से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ तब तक कोई भी रिश्ता कायम नहीं कर सकता जब तक वो सही तरीके से ना हो जाए। मैं तुम्हें उसी वक्त तलाक दे दूंगा जब तुम मेरे बेटे को जन्म दोगी। ये मेरा तुमसे वादा है। वो कहने लगी, देख, जो काम तू अपन से कह रहा है वो बहुत मुश्किल है, और ये शादी का झंझट मुझसे नहीं होगा। मैंने कहा, तुम्हें करना क्या है? कुछ भी नहीं। तुम अभी भी मेरे साथ हर तरह का रिश्ता बना सकती हो, लेकिन मैं गुनाह नहीं कर सकता। शादी कर लो, जैसे ही मेरा बच्चा होगा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पक्का? मेरी अपनी बीवी है यार, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, और तुमसे शादी करना, बच्चा पैदा करना मेरी मजबूरी है। वो कहने लगी, ठीक है, लेकिन अब मैं 30 लाख लूंगी। मैंने कहा, ठीक है, ले लेना। कहने लगी, चल ठीक है, कर लेते हैं शादी। ये कहकर उसने सिगरेट का टुकड़ा फेंका और लड़खड़ाते कदमों से कमरे में चली गई। फिर तो वो जो सोई तो शाम को ही उठी। तब तक मैंने शादी का सारा इंतजाम कर लिया था। मेरा उससे विवाह हो गया। पंडित जी के सामने भी उसने वही बाजारी भाषा इस्तेमाल की। बार बार कह रही थी, ले लिए फेरे, अब क्या जान लेगा बच्ची की। पंडित जी तो कभी उसको देख रहे थे, कभी मुझे समझ नहीं आ रहा था उस जाहिल लड़की को समझाऊं तो कैसे समझाऊं। बहरहाल शादी भी हो गई, लेकिन जब मैं रात को कमरे में आया तो दिल की वही बेचैनी थी। बहुत मुश्किल से खुद को समझा पाया कि वो मेरी बीवी बन चुकी है। अब सब सही है, लेकिन जैसे ही उसके करीब गया, उसके बाजू पर हाथ रखा, तो उसने झट से मेरा हाथ नीचे कर दिया। मैंने कहा, क्या हुआ? कहने लगी, यहाँ मेरे बहुत गहरे जख्म हैं, यहाँ हाथ मत लगाओ। मैंने कहा, क्या हुआ है तुम्हें? कहने लगी, छोड़ ना साहब, हम जैसी औरतों के पूरे वजूद में तुझे ऐसे ही जख्मों के निशान मिलेंगे। मर्द की हैवानियत और मजबूरी का सबूत हमारे शरीर से मिल जाता है। तू अपना काम कर। मैं तुरंत पीछे हट गया। मैंने कहा, दिखाओ, क्या हुआ है तुम्हें? कहने लगी, छोड़ना, क्या करेगा देख के? मेरे साथ तू भी वही करेगा जो सब मर्द करते हैं। मैंने उसका बाजू पकड़ा और आस्तीन ऊपर की तो कंधे से नीचे बहुत गहरा जख्म था। ये देखकर मेरा दिल कांप उठा। मैंने कहा, ये क्या है? कहने लगी, कोई जानवर बहुत जोर से दांत गड़ा गया था, इतनी जोर से कि मांस तक उतर गया। उसके बाद उसका जहर फैल गया और मुझे अपना हिस्सा कटवाना पड़ा। पैसे ज्यादा नहीं थे, इसलिए अभी तक जख्म भरा नहीं है। दवाई नहीं लगाई है ना मैंने, इसीलिए। वो जो जाहिल डॉक्टर है ना, साली बड़ी पहुंची चीज है, कह रही थी इतनी महंगी दवाई है जो यहाँ लगती है, तुझे पता है, हजारों की थी। अब इतने पैसे थोड़ी होते हैं ना चमेली के पास। मैं उसकी शक्ल देखता रह गया। मुस्कुराता हुआ चेहरा था उसका। कल तक हंसती मुस्कुराती रहती थी, लेकिन उसके घाव देखकर मेरा दिल कांप उठा। मैंने कहा, दवाई की पर्ची है तुम्हारे पास? कहने लगी, नहीं, नाम याद है, मेरी याददाश्त बड़ी अच्छी है। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, मुझे कल बता देना, मैं ला दूंगा। वो कहने लगी, तू काहे को टेंशन लेता है सेठ, अपन आदि है ऐसे जख्मों की। मैंने कहा, हाँ, लेकिन मैं जानवर नहीं हूँ। ये कहकर मैं पीछे हट गया, अपना तकिया ठीक किया और लेट गया। काफी देर तक वो मेरा चेहरा देखती रही। मैं किसी गहरी सोच में था। मैं सोच रहा था कि आखिर इंसान को इंसान से कुत्ता क्या बना देती है। वो मर्द जो अपनी बीवी के साथ भी जानवरों जैसा बर्ताव नहीं कर सकता, वो कुछ पैसों में इन औरतों के साथ कैसी कैसी हैवानियत कर जाता है। पता है कि बीवी शोर मचा देगी, खानदान में बात फैल जाएगी, इज्जत पर आ जाएगी, इसलिए अपना जानवरपन उतारने के लिए अपने घरों की बजाय इन औरतों को बेजान समझकर इस्तेमाल करते हैं। ये सोचते हुए मैंने गर्दन मोड़कर देखा तो वो मुझे बड़े गौर से देख रही थी। मैंने कहा, ऐसे क्या देख रही हो? कहने लगी, कुछ नहीं, देख रही हूँ कि तू पहला मर्द है जिसे मेरे जख्म दिखाई दिए। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, फिर साइड का लैंप बंद कर दिया और खामोशी से करवट बदलकर सो गया। अगले दिन मैंने उसे दवा लाकर दी। वो बड़ी खुश थी।
5 दिन गुजर गए, शादी तक हो चुकी थी, लेकिन पता नहीं क्या वजह थी, मैं जब भी उसके करीब जाने लगता तो मेरा दिल जोर-जोर से धड़कने लगता। अभी तक मैं उसके साथ वैसे नहीं रह पाया था, जिसके लिए उसे अपने पास लाया था। शायद मेरे अंदर कहीं ये बात थी कि वो एक ऐसी औरत है, जिसके साथ कई मर्दों ने रातें गुजारी हैं। हालाँकि मुझे उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी थी, सिर्फ़ बच्चा पैदा करना था, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसके साथ मियाँ-बीवी जैसा कोई रिश्ता बना नहीं पा रहा था। जब मुझसे नहीं हो पाता, तो वो गुस्से में मुझे पीछे धक्का देने लगती, फिर सिगरेट पीने लगती। कहने लगी, "मुझे समझ आ गया है।" मैंने कहा, "क्या समझा?" कहने लगी, "यही कि तुझे बच्चा क्यों नहीं होता?" मैंने कहा, "क्या मतलब?" कहने लगी, "तू इस लायक ही नहीं है। ये दिक्कत तेरी पत्नी में नहीं है, दिक्कत तो तुझ में है। मुझे देखकर हर कोई बेकाबू हो जाता है। अभी मेरे पास कई ऐसे नौजवान आए, जिनको शादी से डर लगता था। उन्हें पता ही नहीं था शादी क्या होती है, लेकिन मुझे देखकर वो मेरे बिना नहीं रह पाए। लेकिन एक तू है, जिसके बस का कुछ नहीं। मुझे तो लगता है तू मर्द है ही नहीं, एकदम बेकार है।" उसकी बात ने मुझे हिलाकर रख दिया था। मैं उसका ख़्याल रख रहा था, उसका एहसास कर रहा था, बस एक ग्लानि थी, जिसकी वजह से मैं उसके पास नहीं जा पा रहा था, और उसने मुझे नामर्द कहकर गाली दे दी। मैंने उसके मुंह से सिगरेट निकाली, एश ट्रे में बुझा दी। वो मुझे हैरत से देख रही थी। मैंने उसे अपने करीब किया, कंफर्टर ऊपर लिया, और सुबह जब मेरी आंख खुली तो लगा कि आराधना मेरे बाजू में सो रही है। मेरी आंखें बंद थीं। बंद आंखों से ही मैंने उसके माथे को छुआ, पर बड़ी नरमी से उसे अपने साथ लगाया और कहा, "आराधना प्लीज़, एक कप चाय बना दो।" "विजय, अपुन को चाय बनानी नहीं आती, और अपुन चमेली है।" ये सुनते ही मेरी आंखें खुल गईं। मैं फ़ौरन उससे पीछे हट गया और कहा, "सॉरी, मुझे लगा आराधना।" ये कहकर मैं बेड से उठ गया, अलमारी में से अपने कपड़े निकाले और बाथरूम में चला गया। पूरी रात उस लड़की के एक जुमले ने मेरा दिमाग घुमा दिया कि मैं मर्द ही नहीं हूँ। इसलिए जो कुछ मैं होश में नहीं हुआ, वो गुस्से में आकर जब मैं बाहर आया तो वो सिगरेट पी रही थी। मैंने कहा, "तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देता हूँ।" ये कहकर मैं किचन में आ गया, फिर अपने लिए और उसके लिए नाश्ता बनाया। जब वो कमरे से बाहर आई तो निखरी-निखरी सी लग रही थी। कुछ पल मैं उसे बड़ी मोहब्बत से देखता रहा, फिर नज़रें फेर ली। पता नहीं क्यों लग रहा था कि आराधना के साथ बड़ी बेइंसाफ़ी कर दी। एक अजीब-सा एहसास मुझे घेर गया। नाश्ता करके मैं कमरे में आ गया और आराधना से कहा, "तुम्हें कब लेने आऊँ?" मेरी बात सुनते ही वो बोली, "विजय, जब वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाए तो मुझे आकर ले जाना।" उसका लहजा बहुत भारी था, जैसे बहुत रोई हो। मैंने कहा, "तुम रोई हो?" वो बोली, "नहीं।" मैंने पूछा, "माँ ने कुछ कहा है?" वो बोली, "नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा विजय। मैं इतनी हिम्मत नहीं रखती कि तुम्हें किसी और के साथ देख सकूं, इसलिए मुझे अपने सामने तुम्हें दूसरी औरत के पास जाते नहीं देखना। इसलिए मुझे शहर लाने के बाद तुम उस लड़की के पास मत जाना, मैं देख नहीं पाऊंगी।" मैंने कहा, "ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना।" उसने फ़ोन बंद कर दिया। अब मैं सारा वक्त चमेली के साथ ही बिताने लगा। कई बार प्यार से समझाया कि तुम ये बाजारी जुबान छोड़ दो, लेकिन वो मानती नहीं थी। हर वक्त उल्टे-सुल्टे शब्द बोलती रहती थी। एक बार मैंने उसे सख्ती से डांटा तो वो गुस्से से मुझे देखने लगी। मैंने कहा, "आज के बाद मैं तुम्हारी जुबान से ये बातें नहीं सुनना चाहता। तमीज़ से बात किया करो।" वो बोली, "अपुन तुम्हारी बीवी नहीं है, ज़्यादा रोब मत दिखाओ।" मैं उसके पास गया और कहा, "फिर क्या बोला? ज़रा दोबारा बोलो।" वो बोली, "कुछ नहीं हूँ मैंने कहा, "फ़िलहाल तुम मेरी बीवी हो, इसलिए अगर तुम शरीफाना तरीके से नहीं मानोगी, तो फिर मैं दूसरा तरीका अपनाऊँगा। मैं तुम पर सख्ती करूँगा। एक तो ये अपन-अपन कहना बंद करो। ये कहा करो कि मैं ये करूँगी, मैं ये खाऊँगी, मैं ये पीऊँगी, और दूसरा मुझसे आप करके बात करो, क्योंकि मैं तुम्हारा ग्राहक नहीं हूँ, समझी?" वो बोली, "नहीं।" मैंने उसका बाजू पकड़ा और गुस्से से उसकी आँखों में देखने लगा। शायद पति-पत्नी का रिश्ता ही ऐसा होता है कि बीवी के दिल पर उसका असर हो जाता है। पहली बार वो घबराई और मेरी आँखों में देखकर नज़रें चुरा ली। कहने लगी, ठीक है, कोशिश करूँगी।" मैंने कहा, "कोशिश नहीं करनी, तुम खुद को बदलोगी।" जब भी वो पुरानी ज़ुबान में बात करने लगती, मैं वहीं रोक देता। वो चुप हो जाती। 1 महीना गुज़र गया। जब उसकी तबीयत खराब रहने लगी, पहली बार जब उसे मतली हुई, तो मेरा दिल घबरा गया। मैं फ़ौरन उसे डॉक्टर के पास ले गया। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि मैं ये भी सुन सकता हूँ कि मैं बाप बनने वाला हूँ। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी और कहा,
अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखना। लेकिन वो परेशान थी। मैं घर आ गया, बहुत खुश था। ये खुशखबरी मैंने आराधना को बताई, वो भी बहुत खुश हुई। मैंने कहा मैं बहुत जल्द तुम्हें लेने आऊँगा। मैं चमेली के सामने ही उससे बातें करता था। जैसे ही फ़ोन बंद किया, वो बोली, साहब मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा किस चीज़ से? वो बोली ये सब जो हुआ है। मैंने कहा इसमें डरने वाली कोई बात नहीं, हर औरत को ये सब होता है। वो बोली हम जैसी नहीं होती। मैंने कहा बाकी औरतों को भी कुछ नहीं होता, तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। मैंने कहा मैं एक नौकरानी का इंतजाम करके तुम्हें लेने आऊँगा, वो नौकरानी तुम्हारा ख़्याल रखेगी। वो परेशान थी। खैर मैंने एक नौकरानी का इंतजाम किया जो कुछ दिनों के लिए दिन-रात वहीं रहेगी। वह वैसे भी घर में काम-काज के लिए आती थी। जब मैं दिल्ली पहुँचा तो मेरी माँ बोली, इस बार तुम 1 महीने बाद आए हो, क्या बहुत काम था? मैंने कहा जी माँ, मुंबई में मेरा काम बहुत बढ़ गया है और अगले कुछ महीनों तक मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलेगी। इसलिए मैं आराधना को अपने साथ मुंबई ले जाना चाहता हूँ। ये सुनते ही माँ के माथे पर बल पड़ गए। बोली वो नहीं जाएगी। मैंने कहा माँ मैं मुंबई में एक बहुत अच्छी महिला डॉक्टर से बात कर चुका हूँ। इस बार मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। माँ बोली यहाँ पर भी बहुत अच्छी महिला डॉक्टर हैं। मैंने कहा प्लीज़ माँ, समझने की कोशिश करो। मैं अपना काम छोड़कर यहाँ नहीं बैठ सकता और आप बार बार आराधना को अस्पताल नहीं ले जा सकती। डॉक्टर ने साफ कह दिया है कि अगर इस बार एहतियात नहीं की तो कभी भी बुरा हो सकता है। मैंने माँ को डराया और वो घबरा भी गई। मैंने कहा आराधना और अपने बच्चे की खातिर मैं मुंबई की सबसे महंगी और अनुभवी डॉक्टर से बात कर आया हूँ। वो हर हफ्ते उसका चेकअप करेगी। अब आप बताइए आप क्या चाहती हैं माँ? वो मेरी बात सुनकर चुप हो गई। फिर बोली ठीक है, लेकिन देख लेना इसका बहुत ख्याल रखना, क्योंकि मैं उसे बिस्तर से उठने तक नहीं देती। मैंने कहा माँ, मैं घर में नौकरानी रख कर आया हूँ, आपसे ज़्यादा मैं उसका ख्याल रखूँगा। मुझे बहुत चिंता है उसकी। माँ बोली ठीक है, ले जाओ उसे। कुछ दिनों में ही मैं आराधना को लेकर मुंबई आ गया, लेकिन वो चुप चुप सी थी। मैंने कहा क्यों चुप हो? तुम बातें क्यों नहीं कर रही? कहने लगी कुछ नहीं, कुछ वक्त लगेगा मुझे। मैंने कहा प्लीज़, मुझे इस वक्त तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। वो सिर हिलाने लगी। जैसे ही मैं उसे अंदर लेकर आया, सामने ही नौकरानी सफाई कर रही थी और चमेली फ्रूट्स की प्लेट हाथ में पकड़े टीवी देखते हुए फ्रूट्स खा रही थी। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। वो फटाफट से फ्रूट की एक प्लेट एक तरफ रखी और मेरी तरफ बढ़ी। लेकिन जैसे ही आराधना लॉन्ज में आई, उसे देखकर चमेली वहीं रुक गई। मैंने कहा चमेली ये मेरी बीवी है, आराधना। फिर मैंने आराधना को इशारा किया। बड़ी मुश्किल से आराधना ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाई और चमेली के पास जाकर उसे अपने साथ लगा लिया। वो बड़ी हैरानी से मुझे देख रही थी। मैं भी मुस्कुरा पड़ा। पूरा रास्ता आराधना को ये समझाते हुए आया था कि वो चमेली के साथ अच्छा व्यवहार करे, उसे किसी तरह का तनाव ना हो जिससे हमारे बच्चे की सेहत पर असर पड़े। आराधना उसे कहने लगी, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी, तुम्हें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर चमेली के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन उस रात मैं आराधना के कमरे में गया था। पता नहीं उसे किस बात का डर था। बार बार कह रही थी, आपने उसके साथ शादी तो नहीं की ना? मैंने कहा इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कहने लगी बहुत फ़र्क पड़ता है। मैंने कहा मेरी बात सुनो। देखो मैं अपना बच्चा बेकार तरीके से पैदा नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने उसके साथ शादी की है। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं उसे छोड़ दूँगा। जैसे ही वो मेरे बच्चे को जन्म देगी, मेरी उससे ये बात हुई है और उसे कोई हक नहीं है। ये सुनकर आराधना के चेहरे पर परेशानी साफ दिखी। कहने लगी ये आपने ठीक नहीं किया। मैंने कहा क्या ठीक नहीं किया? मेरा मन ही इसकी इजाज़त नहीं दे रहा था। मेरा दिल मुझे कोस रहा था। मैं क्यों बेकार बच्चा पैदा करता? पर वो रोने लगी। मैंने कहा प्लीज़ मुझे परेशान मत करो, अपने मन में कोई शक मत पालो। तुम जो हो वो कभी भी चमेली नहीं हो सकती। अगर मुझे दूसरी शादी करनी होती, घर बसाना होता, तो मैं कभी भी चमेली के साथ ऐसा रिश्ता नहीं बनाता। मैं तुम्हारी खातिर एक ऐसी लड़की के साथ शादी की है, उसके साथ समय बिताया है, जिसके साथ रिश्ता बनाने से पहले मुझे 100 बार घिन आई थी। लेकिन सिर्फ तुम्हारी खातिर मैंने ये सब किया, ताकि जैसे ही बच्चा पैदा हो, मैं उसे छोड़ दूँ। उसे छोड़ना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा, लेकिन फिर भी तुम मुझ पर शक करोगी, तो मेरे लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर 9 महीने की ही तो बात है, पल भर में गुजर जाएँगे। वो कहने लगी शायद आपके लिए कहना आसान है, फिर भी मैं कोशिश कर लूँगी।
फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरे कंधे पर सिर रखकर मेरे साथ लिपट गई। कहने लगी, आप एक रात भी उसके पास नहीं जाएंगे। मैंने कहा, मैं क्यों जाऊंगा उसके पास? जिस मकसद से उसके पास गया था वो पूरा हो चुका है। मैं तुम्हें क्यों लाया हूँ यहाँ पर? ताकि तुम हर वक्त मुझ पर नजर रखो। ये कहते हुए मैंने उसके माथे को सहलाया। जो बात मेरी बीवी में थी वो चमेली में हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि मेरी बीवी सिर्फ मेरी थी। उसके अस्तित्व में सिर्फ मेरा स्पर्श था, मेरी खुशबू थी। बड़ी आराम से सोया था मैं उस रात। उसे भी ना जाने किस बात की बेवजह चिंता थी। एक पल भी वो मेरे पास से अलग नहीं हुई। सुबह शोर की आवाज़ से मेरी आँख खुली। किसी ने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। मैं और आराधना एकदम उठे। ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजे पर कोई धक्का दे रहा हो। मैं जल्दी से उठकर दरवाजे के पास गया। दरवाज़ा खोला तो वो मुझे गुस्से से देख रही थी। कहने लगी, सेठ, मुझे भूख लगी है। तेरी वो नौकरानी अभी तक नहीं आई। मुझे दवाई भी खानी है। बता, मुझे कौन कौन सी खाऊं? फिर वो अपने उसी पुराने अंदाज में बोलने लगी। मैंने उसे घूर कर देखा और कहा, पहले अच्छे तरीके से बात करो। कैसे सिखाया था तुम्हें? उसने अपने माथे पर बल डाले। कहने लगी, अच्छा ठीक है, मुझे भूख लगी है, जल्दी से कुछ दे दो। मैंने कहा, अच्छा तुम बाहर बैठो, मैं आता हूँ। आराधना भी उठ चुकी थी। मैंने कहा, तुम क्या नाश्ता करोगी? मैं बना देता हूँ। कहने लगी, नहीं, आप क्यों बनाएंगे? बस मैं आती हूँ, आप ऐसा करें, आप उसे फल दे दीजिए, मैं आकर नाश्ता बना दूंगी। मैं तुरंत बाहर गया। तब तक वो बाहर लॉन्च के सोफे पर बैठी थी। मैंने फ्रिज से फल निकालकर उसे दिया और कहा, तुम ये खा लो, अभी मेरी बीबी आकर नाश्ता बना देगी। कहने लगी, मुझे रात को डर लगता है, पूरी रात ठीक से नहीं सो पाई। मैं उसकी शक्ल देखने लगा कि अब मैं इसका क्या हल करूं। बड़ी मुश्किल से मैंने नौकरानी को 2-3 दिन रुकने के लिए कहा था। वो तो उस पर भी नहीं मान रही थी। अब तो बिल्कुल भी नहीं मानेगी। वो कहने लगी, मैं आपके कमरे में नहीं सो सकती। मैंने कहा, मतलब? तो कहने लगी, मेरा मतलब है आपके कमरे में क्या, मैं मेरे कमरे में भी नहीं सो सकती, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। मैंने कहा, ऐसे तो अच्छा नहीं लगेगा। तुम सोफे पर सोओगी और मेरी बीवी मेरे साथ बिस्तर पर सोएगी, शर्म आएगी। मैंने उसे अपनी मजबूरी बताई और उसके पास बैठ गया। वो कहने लगी, मैं कुछ नहीं देखूंगी, तुम्हारा जैसा मन हो वैसे रहो। मैंने कहा, ये बात नहीं है। कहने लगी, सेठ मान जाइए ना, सच में मुझे अकेले में डर लगता है। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। अब आराधना कमरे से बाहर आई और नाश्ता बनाने लगी। नाश्ता हमने मिलकर ही किया। फिर मैंने उसे दवाई दी और अपने ऑफिस चला गया। मेरे काम का काफ़ी हिस्सा मुंबई में ही था। दूसरे शहर भी मुझे जाना पड़ता था, लेकिन फ़िलहाल मैं 3 महीने तक कहीं नहीं जाना चाहता था। रात को जब मैं वापस आया तो आराधना ने बड़े मज़े की खीर बनाई थी। खीर देखकर तो चमेली भी बहुत खुश हुई। कहने लगी, वाह सेठ, आपकी बीवी ने तो बड़े मज़े की खीर बनाई है। आराधना मुस्कुरा पड़ी। कहने लगी, तुम मुझे दीदी कह सकती हो, मैं तुमसे उम्र में भी बड़ी हूँ। वो कहने लगी, ऐसा तो मैंने कभी किसी को नहीं कहा। तो अब? आराधना कहने लगी, तो अब कह दो। कहने लगी, दीदी ठीक है। फिर चमेली कहने लगी, दीदी रात को मैं आपके कमरे में सो जाऊं? आराधना ये सुनकर मुझे देखने लगी। मैं नज़रें बदल गया तो चमेली कहने लगी, सोफे पर सो जाऊंगी, मुझे अकेले में डर लगता है। आराधना कहने लगी, क्यों नहीं? उसने चमेली को तो मना नहीं किया, लेकिन मुझे बार बार देख रही थी। रात को चमेली हमसे पहले हमारे कमरे में सोफे पर जाकर लेट गई। मुझे लगा शायद उसे सच में डर लगता है, लेकिन ऐसा नहीं था। एक तो उसके कमरे में आने से आराधना मेरे बाजू पर सिर रखकर नहीं सो सकती थी और ना वो मेरे करीब आ सकती थी, और हम खुलकर बात भी नहीं कर सकते थे। अभी चमेली को सोफे पर सोते हुए करीब 1 हफ्ता ही हुआ था, जब मुझे एक बार ऐसा महसूस हुआ कि मेरे दाएं बाजू पर कोई लेटा है। हालांकि मेरे बाएं बाजू की तरफ आराधना सो रही थी, और जब से चमेली कमरे में सोने लगी थी वो मेरे बाजू पर नहीं लेटती थी। मैंने सोचा शायद आधी रात है, इसलिए वो मेरे पास आ गई है। मैंने कंफर्टर खींचा और उसे अपने साथ लगा लिया। मैंने कहा, चैन नहीं था तुम्हें? चमेली के सोने का इंतजार कर रही थी। वो मेरे बेहद करीब आ गई। कहने लगी, सेठ मैं चमेली ही हूँ। मुझे वहाँ सोफे पर ठंड लग रही थी, लेकिन अब ठीक है। मैं जो उसे अपने साथ आराधना समझकर लगाए था, एक झटके से पीछे हटा। शुक्र है आराधना की आंख नहीं खुली। मेरे यूं पीछे हटने पर वो फिर से मेरे पास आने लगी। मैंने कहा, ये तुम क्या कर रही हो? पागल तो नहीं हो गई? ये बात मैंने धीरे से कही थी। कहने लगी, क्यों, मैं तुम्हारे साथ नहीं सो सकती? बीवी तो मैं भी हूँ, बेशक,
9 महीने के लिए ही हूँ, लेकिन बीवी तो बीवी है ना। मैंने कहा, चुपचाप बिना कोई शोर किए जाकर सोफे पर सो जाओ। कहने लगी, अगर तुमने ज़्यादा मीन मेक की ना सेठ, तो मैं शोर मचा दूंगी। तुम्हारी बीवी उठ जाएगी। मैं कहूँगी कि तुम मुझे यहाँ लाए हो। अजीब गले पड़ गई थी ये लड़की। फिर बड़े आराम से मेरे बगल में सो गई। मेरे अंदर से जान निकल गई थी कि अगर आराधना की आंख खुल गई तो एक तमाशा सा लग जाएगा। 2 घंटे वो मेरे बाजू पर लेटी बेखबर सोती रही और मैं उल्लू की तरह जागता रहा। जैसे ही सुबह की रोशनी कमरे में फैली तो मैंने धीरे से उसे जगाया। मैंने कहा, भगवान का वास्ता है, सोफे पर जाकर सो जाओ, क्यों मेरी जान मुश्किल में डाल रही हो। तो कहने लगी, अच्छा सेठ। इससे पहले कि वो मेरे पास से उठकर जाती, वो मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, सुकून भरी नींद देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुस्कुराने लगी। उसके चेहरे पर पड़ने वाला डिम्पल देखकर मेरा दिल धड़कने लगा। वो उठ के जा चुकी थी। सुबह चमेली बहुत खुश थी। आराधना कहने लगी, अब तो तुम्हें डर नहीं लगता रात को। कहने लगी, नहीं दीदी, अब नहीं लगता। रात को तो अपन को बड़ी मस्त नींद आई, कसम से। उसकी ये जुबान सुनकर आराधना हंसी थी, लेकिन मेरी जान निकली थी। वो कहने लगी, चमेली तुम बोलती बड़े मजे का हो। आराधना के लिए शायद ये जुबान नई थी। मैंने कहा, क्या मजे का बोलती है? ऐसी जुबान जाहिल और मवाली किस्म के लड़के बोलते हैं। बजाय उसे तमीज सिखाने के तुम उसे मोटिवेट कर रही हो। आराधना कहने लगी, ठीक है, मैं सिखा दूंगी उसे। आप क्यों इतना चिढ़ रहे हैं? मैं क्यों इतना चिड़चिड़ा हो रहा था, मैं खुद भी नहीं जानता था। रात को मैंने चमेली से कहा कि वो अपने कमरे में जाकर सोए। मेरी बात सुनकर चमेली कहने लगी, वो क्यों सेठ? मैंने कहा, इसलिए कि मुझे अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारना है और वो मैं तुम्हारी मौजूदगी में नहीं गुजार सकता। मेरी साफ बात सुनकर आराधना ने मुझे हैरत से और घूर के देखा, लेकिन चमेली का चेहरा बुझ गया। वो फौरन से उठकर कमरे से बाहर चली गई। आराधना कहने लगी, विजय, आपके अंदर जरा भी शर्म है? मैंने कहा, प्लीज आराधना, अब अगर उसे खुद एहसास नहीं है तो मुझे कहना पड़ेगा ना। असल वजह मैं भी नहीं जानता, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि उस रात मुझे चैन नहीं आ रहा था। आराधना के साथ वक्त गुजारने के बाद भी मैं बेचैन था। पता नहीं कब जाकर नींद आई। सुबह आराधना नाश्ता बनाने के लिए गई और चमेली के कमरे में गई तो भागती हुई मेरे कमरे में आई। छुट्टी का दिन था, इसलिए मैं सो रहा था। कहने लगी, विजय जल्दी आओ। मैंने कहा, क्या हुआ? कहने लगी, आओ तो। मैंने कहा, अच्छा। मैं उठकर चमेली के कमरे में गया। पूरा कमरा धुएं से भरा हुआ था। सोफे पर वो बड़े गुस्से में बैठी सिगरेट पी रही थी। जब मैंने ऐश ट्रे देखी तो मेरे होश उड़ के रह गए। मैं उसके पास आ गया। मैंने कहा, ये क्या किया है तुमने? तुम्हें मैंने मना किया था, सिगरेट मेरे बच्चे के लिए नुकसानदेह है। कहने लगी, अब अपन को नींद नहीं आ रही थी, सिगरेट पीकर भी नहीं आई, इसलिए सिगरेट पी और आइंदा भी पिएगी। जमीन पर फेंका था। मैंने कहा, अगर तुम्हारी हरकतों की वजह से मेरे बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आराधना कहने लगी, विजय आराम से बात करो प्लीज। मेरे गुस्से को देखकर आराधना परेशान हो गई, लेकिन चमेली मेरे सामने खड़ी हो गई। कहने लगी, मैं पिएगी, मरता है तो मर जाए तुम्हारा बच्चा। हर वक्त मेरा बच्चा मेरा बच्चा क्या करता रहता है तुम? उसकी ये बात सुनकर मेरा ये हाल था कि गुस्से से मेरा दिमाग घूम के रह गया। मैंने उसे बाजू से पकड़ा और कहा कि क्या कहा तुमने? तुम मेरे बच्चे को मरने का कह रही हो? मेरा लहजा इतना ऊंचा था कि आराधना पूरी तरह से घबरा गई। मेरा कुछ ये हाल था कि अगर वो प्रेग्नेंट ना होती तो शायद मेरा हाथ उठ जाता। छोड़ो अपन को सेठ, तुम्हारा सारा पैसा अपन वापस करेगा। मुझे नहीं पैदा करना तुम्हारा बच्चा। ये सुनकर मैं आपे से बाहर हुआ था। मैंने उसके दोनों बाजुओं से उसे पकड़ा और उसे अपने करीब किया। मैंने कहा, दोबारा ये लफ्ज तुम्हारी जुबान से निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शायद वो घबरा गई। मैंने कहा, सुन रही हो तुम? आराधना परेशान हो उठी। वो कहने लगी, भगवान के लिए विजय, क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। मैंने कहा, इसे समझा रहा था, अब तुम इसे खुद समझा दो। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। बड़ी मुश्किल से मैंने ये दिन देखा है। कितनी मुश्किलों से मैं ये सब कुछ हैंडल कर रहा हूँ, ये मैं जानता हूँ। अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ ना, भगवान की कसम, ये मुझसे नहीं बच पाएगी। इसे अच्छी तरह समझा दो। ये कहकर मैंने उसके बाजू छोड़े और कमरे से बाहर चला गया। अगर कुछ देर और मैं कमरे में रहता तो शायद गुस्से से कुछ कर बैठता। कमरे में जाने के बाद अब मैं सिगरेट पीने लगा। आधे घंटे बाद आराधना मेरे कमरे में आई। मुझे यूं सिगरेट पीता देख के कहने लगी, अब आप शुरू हो गए। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे समझाया है। पता नहीं उस पागल लड़की को क्या हुआ है। शायद उसे नशे की आदत है।
नशा नहीं मिलता तो उसे पता नहीं क्या होता है। बड़ी मुश्किल से नाश्ता करवा के आई हूँ। छोड़ो विजय उसे, चलो नाश्ता करो। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं खाना। उसे मेडिसिन दी है तुमने? कहने लगी हाँ, खिला दी मेडिसिन मैंने। उसे बहुत प्यार से समझाया है, आइंदा नहीं करेगी। लेकिन मेरा पारा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने दोपहर को भी खाना नहीं खाया। रात को बड़ी मुश्किल से एक रोटी खाई। रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी। आराधना जब गहरी नींद सो गई तब मैं उठा। अपने कमरे से बाहर निकलकर चमेली के कमरे में आ गया। वो जाग रही थी और रो भी रही थी। मुझे देखकर रुख बदल गई। मैंने कमरा बंद किया, कुंडी लगाई। कहने लगी, सेठ, शराफत से मेरे कमरे से बाहर निकल जा। मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी। अपनी बीवी को वक्त दो। चमेली को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। सेठ बार बार अपने आंसू साफ कर रही थी। मैं उसके पास सोफे पर जाकर बैठ गया और उसकी तरफ देखने लगा। मैंने कहा, रो क्यों रही हो? कहने लगी, तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम जाओ, जाकर अपनी बीवी को गले लगाओ। कुछ देर मैं उसका चेहरा देखने लगा। मैंने कहा, तो तुम मेरे गले लगना चाहती हो? मेरी बात सुनकर उसने मुझे खा जाने वाली नजरों से देखा था। चमेली कहने लगी, चमेली इतनी भी गिरी पड़ी नहीं है। उस दिन गलती हो गई थी अपन से, जो खुद को तुम्हारी बीवी समझकर तेरे पास आ गई मैं। मुझे लगा तू अपन से भी अपनी बीवी जैसी मोहब्बत करेगा, लेकिन नहीं। बार बार अपने आंसू साफ कर रही थी। तू तो आम मर्द निकला रे, आम सा। चमेली ऐसी नहीं है। विजय रह लेगी अकेली। अपने कमरे में ये कहकर उसने अपने सामने रखे टेबल से सिगरेट उठाया। मैंने उससे सिगरेट पकड़ के छीन लिया। मैंने कहा, ये नहीं पियोगी तुम? कहने लगी, एक तो जरूर पीऊंगी। विजय देख, मेरा मगज बहुत गर्म है। मेरे साथ ज्यादा शान पान करेगा तो अपन भाग जाएगी और मेरे साथ तेरा बच्चा भी जाएगा। मैंने कहा, आई एम सॉरी। मेरी बात सुनकर उसने रुख बदल लिया। मैंने कहा, मैं गुस्से में ज्यादा बोल गया था। आई एम सॉरी। मेरी यूं माफी मांगने पर कहने लगी, मैं तेरे को माफ नहीं करेगी। तेरा सारा पैसा तुझे वापस करेगी। तुझे लगता है अपन पैसों के लिए ये सब कुछ करता है? तेरा एक एक पैसा अपन वापस करेगी। वो अभी भी रो रही थी। मैंने कहा, कैसे वापस करोगी? उनमें से आधे पैसों की तो तुम सिगरेट पी चुकी हो। कहने लगी, कमा के दे देगी। मैंने हिम्मत के लिए उसका हाथ पकड़ा तो उसने मेरा हाथ बुरी तरह से झटका। कहने लगी, तुम बहुत बुरा है। वो हिचकियों से रोने लगी, किसी छोटे बच्चे की तरह बेसाख्ता। मैंने उसे अपने साथ लगाया था। मैंने कहा, ऐसा नहीं है चमेली। कहने लगी, ऐसा ही है विजय, ऐसा ही है। अभी भी तुम अपने बच्चे के लिए आया है। तुझे बस अपने बच्चे की फिक्र है। मैंने कहा, बच्चे की माँ की भी है। ये सिगरेट तुम्हारे लिए भी नुकसानदेह होती है। मैंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। मैंने कहा, आइंदा मैं तुम्हारे साथ कभी बुरा सलूक नहीं करूँगा। बताओ, मुझे क्या चाहती हो तुम? मैंने बड़े प्यार से पूछा तो कहने लगी, कुछ नहीं। वो नज़रें चुरा रही थी। मैंने उसका चेहरा ऊपर किया। मैंने कहा, चमेली बताओ, मुझे क्या चाहती हो तुम? कहने लगी, बस थोड़ा सा प्यार। अजीब सी फरमाइश की थी उसने। मैंने कहा, मैं समझा नहीं। कहने लगी, अपन इस रिश्ते को जीना चाहता है, बस चंद महीने के लिए। पता नहीं उसकी आंखों में ऐसा क्या था कि मैं समझ नहीं पा रहा था। वो कहने लगी, क्या मैं तुम्हारे कंधे पर सर रख ले, बस थोड़ी देर के लिए? मैंने अपना हाथ फैलाकर उसे अपने साथ लगा लिया। उसने अपना सर मेरे कंधे पर रख लिया। कहने लगी, बस अपन यही चाहता था। मैंने कहा, वादा करो सिगरेट नहीं पियोगी? कहने लगी, अपन ये वादा नहीं कर सकती विजय, जो पूरा ना कर सके। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। मैं उसका सर सहलाने लगा। मैंने कहा, मेरी खातिर भी नहीं? तो उसने मेरी बात पर अपनी आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा। कहने लगी, इतना भी अच्छा नहीं है तू कि तेरी खातिर चमेली सिगरेट छोड़ दे। ये कहकर उसने फिर से आंखें बंद कर लीं। अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा, मेरे और करीब हो गई। मैंने कहा, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सी भी मोहब्बत है चमेली, तो आज के बाद तुम सिगरेट नहीं पियोगी। कहने लगी, अपन पिएगा। मोहब्बत होगी तो नहीं पिएगा। कहने लगी, चमेली को सब कुछ हो सकता है विजय, पर किसी से मोहब्बत नहीं हो सकती। मैंने कहा, अगर हो गई तो सिगरेट को हाथ नहीं लगा पाओगी? फिर मैं उसका सर सहलाने लगा। कुछ ही देर में वो गहरी नींद में सो चुकी थी। मैंने उसे गोद में भरा, बेड पर बड़ी सावधानी से लिटा दिया। वो सो चुकी थी। फिर मैंने उसकी अलमारी खोली तो मेरा दिमाग चकरा के रह गया। लग रहा था लाखों रुपए की सिगरेट खरीद चुकी है। वो अलमारी के 2 खाने सिगरेट से भरे हुए थे। मैंने एक चादर निकाली, जमीन पर बिछाई, सारी सिगरेट की डिब्बियां उसमें डाली और फिर वो सब कुछ उठाकर कमरे से बाहर ले गया। बाहर ले जाकर मैंने सारी सिगरेट जला दी। फिर उस पर पानी डालकर बहाकर अपने कमरे में आकर लेट गया। अगले दिन जब मैं ऑफिस से आया तो आराधना बेहद परेशान थी। मुझे देख के कहने लगी, विजय वो
ये कहकर वो चुप हो गई। मैंने कहा, क्या हुआ है उसे? कहने लगी, पता नहीं विजय, बहुत चिल्ला रही थी, तुम्हें गालियां दे रही थी, कह रही थी उस कमबख्त ने मेरी सिगरेट पता नहीं कहाँ छुपाई है, मेरा बदन टूट रहा है, मुझे सिगरेट चाहिए। मैंने कहा, अब कहाँ है वो? तो आराधना कहने लगी, मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया। ये किचन का हश्र देखो, सारे बर्तन तोड़ चुकी है। किचन में वाकई कांच के बर्तन टूटे पड़े थे। मैंने कहा, तुम्हें तो कहीं चोट नहीं आई? कहने लगी, नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन वो ठीक नहीं है विजय। मेरे ख्याल से तुम्हें उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। किसी न किसी तरह उसके नशे की आदत को ख़त्म करना चाहिए। मैंने गहरी सांस ली। फिर मैंने कहा, उसने कुछ खाया है? आराधना कहने लगी, एक निवाला तक नहीं लिया। मैंने कहा, अच्छा, खाना दो मुझे। उसने मुझे एक प्लेट में खाना डाल कर दिया। मैं खाना लेकर चमेली के कमरे में चला गया। कमरे की हर चीज़ तहस नहस थी। शीशे के गुलदान जमीन पर टूटे पड़े थे। वो ज़मीन के एक कोने पर बैठी रो रही थी। मुझे देख के कहने लगी, विजय, मेरी सिगरेट कहाँ है? मैंने चुपचाप खाने की प्लेट बेड पर रखी। फिर सारे कांच अपने जूतों से पीछे करने लगा। सारे कांच मैंने एक तरफ कर दिए। फिर मैंने बड़े ध्यान से उसे देखा, जिसकी रंगत उस वक्त पीली पड़ चुकी थी। मैं उसके पास आ गया। वो बार बार कभी अपने बाजू नोच रही थी, कभी कंधे दबा रही थी। उसके चेहरे पर एक तकलीफ साफ थी। मैं उसके पास आकर ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ गया। मैंने कहा, सिगरेट चाहिए तुम्हें? वो रो रही थी। कहने लगी, हाँ विजय, सिगरेट चाहिए, मेरा बदन टूट रहा है। मैंने कहा, उठो यहाँ से। वो उठ के खड़ी हो गई। मैं उसे बेड पर ले आया। फिर उसे बेड पर बिठाकर अपने हाथ से निवाला बनाकर उसके मुंह के करीब किया। मैंने कहा, सिगरेट पीनी है तो पहले खाना खाओ। तुम खाना खाओगी तो मैं तुम्हें सिगरेट दूंगा। वो कहने लगी, तू सच कह रहा है विजय? तू सिगरेट देगा मेरे को? मैंने कहा, हाँ, दूंगा। उसने खाना खाया। फिर कहने लगी, ला, मुझे जो दवाई देनी है दे दे, अपन खा लेगा, उसके बाद 2 सिगरेट पिएगा। मैंने उसे दवाई खिलाई। फिर कमरे से बाहर निकल गया। झाड़ू लेकर कमरे में गया, पूरा कमरा साफ किया। वो मुझे ही देख रही थी। मैंने सारे कांच उठाए और बाहर ले जाकर फेंका। कमरे में अब ऐसा कुछ नहीं था जिसे वो तोड़ती। फिर मैं अपने कमरे में आ गया। चमेली का कमरा मैंने लॉक कर दिया। आराधना कहने लगी, आपने उसकी सिगरेट कहाँ फेंके थे विजय? मैंने कहा, जहाँ फेंकने थे फेंक दिए, तुम खाना लेकर आओ। वो खाना लेकर आई तो खाना मैंने आराधना के साथ ही खाया था। फिर मैंने बात शुरू की। मैंने कहा, कल मैं उसे किसी मनोचिकित्सक के पास लेकर जाता हूँ। इस तरह से तो ये अपने साथ साथ हमारे बच्चे को भी नुकसान पहुँचाएगी। आराधना कहने लगी, मुझे भी यही फिक्र है। मैंने कहा, आराधना, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं चमेली के पास चला जाऊं? उसे नशे की तलब होगी तो वो फिर से तोड़ फोड़ करने की कोशिश करेगी। और अब कमरे में तोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, तो कहीं वो खुद को मारना ना शुरू कर दे। अगर उसने खुद को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया तो फिर बच्चे को भी नुकसान पहुंचेगा। मेरी बात सुनकर वो चुप हो गई। फिर कहने लगी, विजय, आप बच्चे के लिए ये सब कुछ कह रहे हैं ना? वो मुझे बड़ी चिंता की नज़रों से देख रही थी। मैंने कहा, हाँ, जाहिर है, और किसके लिए करूँगा। कहने लगी, ठीक है, ये कड़वा घूंट भी पी लेती हूँ। उसका चेहरा बुझ गया था। मैंने कहा, बस चंद महीने की बात है। तो उसने इस बात में सिर हिलाया। मैंने गहरी सांस ली और चमेली के कमरे में आ गया। वो मेरी ही राह देख रही थी। कहने लगी, विजय, सिगरेट दे। मैंने कहा, नहीं है मेरे पास, मैंने कल रात सब जला दिए थे। मेरी बात सुनकर वो बेहद परेशान हो गई। मेरे पास आई, मेरा गिरेबान पकड़ लिया। फिर कहने लगी, मुझे मौत नहीं चाहिए। तुझे पता है कितनी महंगी आई थी? मेरे सारे पैसे उस पर लग गए थे। मैंने कहा, पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन सिगरेट नहीं पीने दूंगा। अब क्यों नहीं पीने देगा? तुमने तो कहा था कि खाना खाओगी तो सिगरेट दूंगा। फिर अब मुझे नहीं पता, मुझे सिगरेट चाहिए, मेरा बदन टूट रहा है। मैंने कहा ना, तो मेरे पास इस वक्त सिगरेट है और ना मैं तुम्हें ये जहर पीने दूंगा। वो कहने लगी, इससे अच्छा था मैं तुझसे शादी ही ना करती, तेरे बच्चे को ना पैदा करती। मैं नहीं रह सकती नशे के बगैर। तुझे इतनी बात समझ में नहीं आती? मैं जानती हूँ तू ये सब क्यों कर रहा है, अपने बच्चे के लिए कर रहा है। मैंने कहा, तुम्हारी परेशानी बस ये है कि तुमने मर्द का सिर्फ एक रूप देखा है, हैवानियत का, बर्बरता का, और उसी ने तुम्हें नशे के लिए मजबूर कर दिया। मर्द की हैवानियत बर्दाश्त करने के लिए तुमने खुद को नशे का आदी बना दिया, ताकि वो तुम्हारे वजूद को ख़त्म करता रहे और तुम्हें फर्क ना पड़े। मेरी बात सुनकर कहने लगी, तो और क्या करता साहब, करना पड़ता है। हर औरत खुशी से ये काम नहीं करती, हम भी नहीं करना चाहती थी। मर्द का घिनौना रूप अपुन ने होश संभालते देखा था, और वो था अपुन का बाप।
जो जवारी था, नशा करता था, मेरी माँ को बहुत मारता था। वो कहता था पैसे ला कर दे, तो वो लोगों के घरों में काम करके मेरा पेट पालती थी। लेकिन एक बार मेरे बाप ने मेरी माँ को इतना मारा कि वो मर गई। हम बहुत रोई थी साहब उस वक्त। हम तब बस 10 साल की थी, लेकिन बाप ने हमें घर के काम पर लगा दिया ताकि हम कमाए और वो खाए। जिस घर में मैं काम करती थी उसका पति अच्छा नहीं था। वो कभी मेरा हाथ पकड़ लेता, कभी कमर पर हाथ रख देता। मुझे उसका छूना अच्छा नहीं लगता था। मैं उसे पीछे धक्का देती तो मेरा मुंह पकड़ के दबोच देता था। कहता था मुंह से आवाज मत निकालना। तुझे पता है, पहली बार मेरी इज्जत 12 साल की उम्र में बर्बाद हुई। ये कहते हुए वो रोने लगी। बार बार खुद पर काबू पा रही थी। उस घिनौने शख्स ने मुझे बर्बाद करके मेरे मुंह पर पैसे फेंके थे। कहने लगा अपना मुंह बंद रखना। साहब तुझे पता है, जब मैं घर गई अपने बाप को ये बताया, मुझे लगा था मेरा बाप उस शख्स का मुंह तोड़ देगा, उसे मारेगा। लेकिन मेरे बाप ने मुझसे पैसे छीने। कहने लगा इस काम में तो अच्छा पैसा मिल जाता है। और फिर उसने मेरी इज्जत का सौदा करना शुरू किया। कभी कभी तो अपुन को लगता है कि मर जाए, पर आसान नहीं होता सेठ ऐसा। इसीलिए अपुन ने बाप की सिगरेट पीनी शुरू कर दी। 15 साल की उम्र से पी रही हूँ सेठ, इसीलिए ये जहर नहीं छोड़ सकती। मुझे बस सिगरेट दे दे। उसकी बातें सुनकर मुझे उस पर बहुत तरस आ रहा था। मैं उसे बेड पर ले गया, उसे बेड पर बिठाया। मैंने कहा कल मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा, तुम्हारा इलाज भी कराऊंगा, ठीक हो जाओगी तुम। मेरी बात सुनकर कहने लगी क्या करोगे मुझे ठीक करके? बच्चा पैदा कराओगे, फिर मुझे छोड़ दोगे? अपुन को उसी दलदल में वापस जाना है, फिर क्यों अपुन पर पैसा जाया करे सेठ? मुझे बस सिगरेट ला दे, कुछ नहीं होगा तेरे बच्चे को। हम दवाई खिला रहे हैं, तुम्हारी बीवी हमें अच्छा खाना भी देती है। मैंने कहा मुझे तुम्हारा ख्याल है। मेरी बात सुनकर कहने लगी मेरा ख्याल क्यों है? मैंने कहा पता नहीं, लेकिन तुम मुझे अब अच्छी लगने लगी हो। मेरा जी चाहता है कि तुम ठीक हो जाओ। पहली बार मैंने अपने दिल की बात उससे कही थी। कुछ देर वो मुझे देखती रही, फिर नज़रें चुराने लगी। फिर कहने लगी सेठ सिगरेट दे दे, वरना नींद नहीं आएगी। मैंने कहा नींद की गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ, आ जाएगी नींद। सिगरेट ना पीने का वादा तुम कर लो। ये कहकर मैंने उसे बेड पर लेटा दिया, लैंप भी बंद कर दिया, उसके बराबर में लेट गया। मैंने कहा एक बात पूछूं तुमसे? कहने लगी क्या? मैंने कहा तुम मुझसे मोहब्बत करने लगी हो ना? ये वो सवाल था जो मुझे कब से परेशान कर रहा था। कहने लगी हाँ करती है, क्योंकि तुमने मेरे साथ वैसा सुलूक नहीं किया जैसे बाकी के मर्द करते हैं। तुम पास आते हो तो डर नहीं लगता, किसी घिन का एहसास नहीं होता, बल्कि अच्छा लगता है। उस दिन अपुन को बड़े सुकून की नींद आई थी, जिस दिन तेरे बाजू पर सर रख के सोई थी। सेठ तेरी बीवी बहुत खुशनसीब है। मैंने कहा तुम भी बीवी हो। मैंने उसे अपने बाजू पर लिटाया। मैंने कहा बिना सिगरेट के आज मैं तुम्हें सुला दूंगा। बड़ी मोहब्बत के साथ उस रात मैंने उसे सिर्फ मोहब्बत से सुला दिया था। और ऐसा क्यों किया था ये मैं भी नहीं जानता, लेकिन वो आराम से सो चुकी थी। पहली बार उसकी नज़दीकी से मुझे घिन का एहसास नहीं हुआ था। वो अच्छी लगने लगी थी, एक बेबस सी लड़की थी। मेरा जी चाहने लगा कि उसका हर जख्म अपनी मोहब्बत से भर दूं, और उस रात मैंने ऐसा ही किया था। अब वो बदलने लगी थी, अपनी जुबान, अपना अंदाज, सब कुछ बदल रही थी, बिना मेरे डांटे या कहे। 5 महीने बाद जब पहली बार मैंने उसका अल्ट्रासाउंड करवाया तो पता चला जुड़वा बच्चे हैं। ये सुनकर आराधना बेहद खुश थी। कहने लगी विजय मैं सारी जिंदगी एक बच्चे के लिए तरसती रही, और अब 2। मैंने कहा ये तुम्हारे सब्र का सिला है। आराधना उसका और ज़्यादा ख्याल रखने लगी। 7 महीने में उसके पाँव बहुत सूज गए, चलने फिरने में भी मुश्किल होती थी, सांस भी बहुत फूलती थी, कई बार खुद से झंझना जाती थी। कहती थी मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता, मैं अजीब हो गई हूँ सेठ। अपने आप देखकर वो बेजार सी लगने लगती। मैंने कहा पहली बार में ऐसा ही होता है। आज मैं उसके कमरे में ही था। कहने लगी मेरे पाँव में बहुत दर्द है सेठ, मेरे पैर दबा दे। उसकी बात ने मुझे हैरान किया था। मैंने कहा मैं? कहने लगी हाँ तो तुम नहीं दबा सकते, बच्चे भी तो तुम्हारे हैं ना। ये कहते हुए जरा सा मुस्कुराई थी। मैं ज़रा ताज्जुब का शिकार हुआ। मैंने कहा चमेली मैंने कभी किसी के पैर नहीं दबाए सिवाय अपनी माँ के। तो कहने लगी सेठ बहुत दर्द हो रहा है, नींद नहीं आएगी। ऐसे मजबूरी में मैं उठकर बैठ गया। बड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं उसके पाँव दबाने लगा। ऐसी फरमाइश तो कभी आराधना ने भी नहीं की थी। कुछ देर बाद ही वो सो गई। एक बार कहने लगी मुझे तुझसे पैसे नहीं चाहिए सेठ। मैंने कहा वो क्यों? कहने लगी बस नहीं चाहिए। ये मत समझना कि चमेली तुझसे बच्चा छीन लेगी, वो मैं तुझसे नहीं लेगी। तुम्हारी बीवी बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है, इसलिए उसके साथ बेईमानी नहीं करेगी। ये बच्चे मेरी तरफ से तोहफा समझकर रख लेना।
मैंने कहा, ये बच्चे बहुत अनमोल हैं चमेली। ये पैसे मैं बच्चों के लिए तुम्हें नहीं दे रहा, बल्कि अपनी खुशी से दूंगा। तुम अपना घर खरीद लेना। मैं हर महीने तुम्हें खर्च भेजूंगा। फिर तुम्हें ये काम नहीं करना पड़ेगा। मेरी बात सुनकर कहने लगी, काश हर मर्द तेरे जैसा हो जाए सेठ, तो शायद हम जैसी लड़कियों की जिंदगी आसान हो जाए। मैंने कहा, मैं भी बहुत अच्छा नहीं हूँ। कहने लगी, ये तू मेरे दिल से पूछ सेठ, तुम कितने अच्छे हो। तुझे पता है, मैं जानती नहीं थी मोहब्बत क्या होती है, लेकिन तुमने मुझे इस जज्बे का एहसास दिलाया है। मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत हमेशा रहेगी। फिर कहने लगी, बच्चे होने के बाद मुझे तलाक दे देना सेठ, फिर मैं चली जाऊंगी। उसकी बात सुनकर मेरे दिल को झटका सा लगा, लेकिन ये एक तलाक हकीकत थी। मैंने उसे अपने अंदर समेट लिया। मैंने कहा, जाने की बातें मत करो प्लीज़। मैं आराधना को समझा लूँगा, उसकी मिन्नत कर लूँगा, वो इनकार नहीं करेगी। मेरी बात सुनकर कहने लगी, नहीं सेठ, मैं तेरे साथ नहीं रहूँगी। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा, जो बहुत बुझा हुआ था। मैंने कहा, रहना पड़ेगा, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। भगवान मुझे 2 बच्चे दे ही रहा इसीलिए है, ताकि एक को तुम संभालो और एक को आराधना। मेरी बात सुनकर कहने लगी, नहीं सेठ, मैं नहीं रहूँगी। तुम्हारी बीवी ने बहुत कुछ सहा है। तुम्हारी माँ की बहुत कड़वी बातें सुनी हैं। मुझे बताया था उसने, तेरी माँ ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। पहले तुम्हारी माँ को घर के कामकाज की मुसीबत पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से उसका बच्चा जाया हो गया, और फिर वो माँ नहीं बन सकी, तो वो उसे ताने देने लगी, अछूत समझने लगी। अब जाकर उसे खुशी मिल रही है सेठ। चमेली इतनी खुदगर्ज नहीं है कि उसके साथ ज्यादती करे। मुझे नजर आता है वो सौतन बर्दाश्त नहीं करेगी। अभी भी जाकर देखो, सोई नहीं होगी, जाग रही होगी। मर्द दूसरी औरत के पास जाए तो चैन नहीं आता, अपन जानती है, इसलिए उसे इम्तिहान में नहीं डालेगी। मैंने कहा, तुम्हें लगता है मैं उसके साथ जाती करूँगा? वो कहने लगी, औरत का सब्र मत आजमाना सेठ। जो मुंह से कुछ नहीं कहती, उसकी आंखें उसके दर्द की दास्तान सुनाती हैं। मैं चली जाऊंगी, वापस कभी लौट कर नहीं आऊंगी। आवाज़ उसकी भी नम थी। बातें करते करते वो सो चुकी थी, लेकिन मैं नहीं सो पाया। मैं कुछ देर तक उसका चेहरा देखता रहा, उसकी ज़िंदगी के बारे में सोचता रहा। मेरा दिल अब बदल चुका था। जितनी तकलीफ़ें और मुश्किल चमेली ने सही थी, जी चाहता था उसकी अगली ज़िंदगी में उतनी ही खुशियाँ भर दूँ। लेकिन फिर आराधना का ख्याल आने लगता था। सालों साल उसने अपने लब सीकर मेरी माँ की हर बात को अपने दिल पर सहा था। डिप्रेशन और नींद की दवाइयाँ खाने लगी थी। अभी वो जाग रही होगी, ये बात सच है। मैंने गहरी सांस ली और उठ के अपने कमरे में आया। वो जाग रही थी। मुझे देख के कहने लगी, सोए नहीं आप? मैंने कमरा बंद किया, कुंडी लगाई और उसके पास आकर लेट गया। मैंने कहा, तुम भी तो नहीं सोई? कहने लगी, विजय, मैं आपको पता है, मैं ये सोच रही थी कि अब बस 2 महीने रह गए हैं, हमें बच्चों की खरीदारी करनी चाहिए। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आई। मैंने कहा, कल ले जाऊंगा तुम्हें, जो चाहे खरीद लेना। मैं चुप सा था। वो सारी चीज़ें गिनवाने लगी। मैं चमेली के बारे में सोच रहा था। बाद में क्या करेगी वो? क्या उसे उसी गंदी दलदल में धकेल दूं, जहां दिन रात वो मर्द की हैवानियत देखती थी? क्या ऐसी औरत ये डिज़र्व करती है जो हमें अपने वजूद से औलाद पैदा करके दे? मेरी बात सुनकर आराधना कहने लगी, मुझे इसी बात का डर था विजय। मैंने आराधना की तरफ देखा। मैंने कहा, तुम्हारी मर्जी के बगैर मैं कोई फैसला नहीं करूँगा, लेकिन खुद को एक बार उसकी जगह पर रख के सोचो। मेरी बात को बजाय समझने के वो रोने लगी। कहने लगी, विजय, कब तक मुझसे इम्तिहान लेते रहोगे? मैं ये इम्तिहान नहीं दे सकती। मैंने कहा, मैं नहीं डाल रहा तुम्हें किसी इम्तिहान में, प्लीज़ रोना बंद करो। लेकिन वो चुप नहीं हो रही थी। मैंने कहा, कम ऑन, मैंने सिर्फ एक बात की है, तुम रोना तो बंद करो। कहने लगी, आपने बात नहीं की, आप मुझे अपना फैसला सुना रहे हैं विजय। आपको समझ क्यों नहीं आता? मैं ये सब कितने दिनों से बर्दाश्त कर रही हूँ। मैं जानती हूँ आज आपको चमेली की सिगरेट की फिक्र थी कि ये उसके लिए नुकसानदेह है। क्या मेरे डिप्रेशन और नींद की हाई डोज मेरे लिए फ़ायदेमंद है, जो मैं रोज़ लेती हूँ? भगवान के लिए मुझे और आजमाइश में मत डालें। वो रोते हुए कह रही थी, तुम मत खाया करो ना ये दवा। क्यों अपने साथ जुल्म कर रही हो? यहाँ ना माँ है ना उनके ताने। कहने लगी, आप उसके कमरे में मत जाया करें। मैंने कहा, ठीक है, नहीं जाऊंगा। वक्त कुछ आगे बढ़ा। चमेली ऑपरेशन थिएटर में थी और ऑपरेशन थिएटर के बाहर मैं और आराधना परेशान खड़े थे। हम दोनों की ही जान पर बनी हुई थी। एक एक लम्हा हम दोनों पर भारी गुजर रहा था कि जब ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला, मैं और आराधना दोनों ही बेचैनी से दरवाजे के पास आए। जब नर्स ने 2 नन्हे मुन्ने बच्चे हमारी गोद में डाल दिए,
एक बेटा था और एक बेटी। मैंने बेसाख्ता पूछा, मेरी बीवी तो ठीक है ना? वो कहने लगी, हाँ हाँ वो ठीक हैं। फिर कुछ ही देर में उसे रूम में शिफ्ट कर दिया गया। मैंने राहत की सांस ली। आराधना बच्चों को देख के रोने लगी। उन्हें चूम रही थी, सीने से लगा रही थी। मैंने अपने बच्चों को गोद में लिया। कुछ ही देर में चमेली को कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। अजीब बात यह थी कि उसने बच्चों को देखा तक नहीं था, बस आंखें बंद किए लेटी रही। मैं उसके पास आया, उसकी खैरियत भी पूछी। वो बस जरा सा मुस्कुराई, कहने लगी, मैं ठीक हूँ। 3 दिन उसे हॉस्पिटल में ही रहना था। आराधना ने उसे और बच्चों को संभाला। घर आने के बाद दोनों बच्चे आराधना के पास ही थे। मैं चाहता था कि अब आराधना को और बच्चों को दिल्ली छोड़ दूं, क्योंकि माँ जी से सब्र नहीं हो रहा था। मैंने चमेली से कहा कि मैं आराधना को छोड़कर चंद दिनों में लौट आऊँगा। वो कहने लगी, विजय मुझे आज़ाद करके जाना। मैंने कहा, मैं आकर बात करूँगा तुमसे। कहने लगी, नहीं मुझे अभी फैसला चाहिए। मैंने कहा, मैं समझा दूँगा आराधना को। कहने लगी, लेकिन मुझे बटा हुआ इंसान नहीं चाहिए। मैं अपने गाँव में घर खरीदूँगी, सिलाई सेंटर बनाऊँगी और उन औरतों को काम सिखाऊँगी जो मजबूरन अपनी इज्जत बेचकर रोटी कमाती हैं। कोशिश करूँगी कि कोई और चमेली ना बने। और हाँ, अगर चमेली को तेरे जैसा कोई मिल गया तो शादी भी ज़रूर करूँगी और बच्चे भी पैदा करेगी। लेकिन अभी मैं यहाँ नहीं रह सकती। तुम हमें पैसा दे दो और तलाक भी दे दो। मैंने उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी। फिर पलटकर उसे नहीं देखा, लेकिन वो याद ज़रूर आती थी। दोनों बच्चे उसी के जैसे लगते थे। बेटे के गाल पर वैसा ही डिम्पल पड़ता था और बेटी उसी की तरह खूबसूरत थी। मेरी माँ ने मेरे बच्चों की बहुत खुशियाँ मनाईं। आराधना दोनों बच्चों में घुल मिल गई, लेकिन खुश थी। मेरी ज़िंदगी में ज़रूर एक खालीपन सा आ गया था। अभी भी नहीं पता था कि ऐसा क्यों है। वक्त यूं ही गुजरता गया। 5 साल और गुजर गए। जब मैं बच्चों की फरमाइश पर उन्हें मनाली लेकर गया, सैर और तफरी करते हुए बच्चे बर्फ से खेल रहे थे। जब मेरी नज़र एक हंसती मुस्कुराती लड़की पर पड़ी, लेकिन जैसे ही उसे गौर से देखा तो नज़रें पलटना भूल गया। वो चमेली थी। उसके साथ एक शख्स भी था और एक छोटा बच्चा भी। आराधना भी उसे ही देख रही थी। मुझसे कहने लगी, ये तो चमेली है। मैंने कहा, हाँ वही लग रही है। कहने लगी, विजय चलो उसे मिल के आते हैं। मैंने कहा, तुम जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। मेरी बात सुनकर वो उठ के चली गई, लेकिन मैं वहाँ नहीं रुका। मैं नहीं चाहता था कि वो मुझे देखे और अतीत को याद करे। उसका वक्त अच्छा गुजर रहा था और उसे चाहिए था कि उसी में खुश रहती, क्योंकि खुशियों पर उसका भी हक था। कुछ देर बाद आराधना बच्चों के साथ वापस आ गई। बताने लगी कि चमेली बहुत खुश है, उसने शादी कर ली है, उसका एक बेटा भी है। वो कह रही थी कि उसने सिलाई सेंटर खोल लिया, फिर बुटीक का काम शुरू कर दिया और अब तो बहुत कामयाब हो चुकी है। अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। कह रही थी कि विजय को मेरा सलाम कहना। उसी की वजह से चमेली आज इज्जत की ज़िंदगी जी रही है। मैंने भी इन 5 सालों में ऐसे सेंटर बना लिए थे जहां ऐसी लड़कियों को रखा जाता था जो मजबूरन ऐसा काम करती थीं। उन्हें इज्जत की ज़िंदगी और सुरक्षित जगह और उनकी ज़रूरत की चीज़ें मैं मुहैया करा रहा था। और जब कोई उनसे शादी की इच्छा जताता था तो मैं छानबीन करके उनकी शादी भी करवा देता था, ताकि बुराई फैलने के बजाय ख़त्म हो और औरत इज्जत की ज़िंदगी गुजार सके। अगर सभी लोग इसी तरह के सेंटर चलाएं या ऐसे सेंटरों में अपनी तरफ से कुछ डोनेशन दें तो इस सब में कमी आ सकती है और मजबूर औरतें ऐसे कामों से अपनी जान भी छुड़ा सकती हैं। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? दोस्तों, आपकी इस कहानी पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और सिर्फ शिक्षाप्रद उद्देश्य से बनाई गई है। इसका मकसद समाज में फैली मानसिक पीड़ा, पारिवारिक संघर्ष और कठिनाइयों को समझाना है। इसे किसी व्यक्ति या पेशे का अपमान समझने की बजाय संवेदनशीलता और जागरूकता बढ़ाने के तौर पर देखें। धन्यवाद।